जीतने के बाद उसने रुकने और क्षत कबीले की सेना को घेरने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी बची हुई सेना को कपाल कबीले की ओर मोड़ दिया ताकि वह समर की सेना के साथ मिल सके। एक बार जब वे मिल जाते तो उनके पास क्षत कबीले पर जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त सेना होती। लेकिन अब उसने ऐसा कोई भी विचार त्याग दिया क्योंकि जटासुर बहुत चालाक था। कौन जानता था कि क्या वह केवल एक चाल चल रहा था, दिखावे के लिए लोहित कबीले पर हमला करने के लिए सैनिकों को भेज रहा था, जबकि वास्तव में वह उनकी कपाल सेना पर घात लगाने की तैयारी कर रहा था। उसकी बची हुई सेना इतनी कमजोर थी कि वह और हमलों का सामना नहीं कर सकती थी। अगर जटासुर ने उन पर एक या दो बार और हमला किया तो उसकी पूरी सेना शायद खत्म हो जाएगी। जटासुर के साथ कई बार भिड़ने के बाद पराशर पूरी तरह से खौफजदा था। जटासुर का रणनीतिक कौशल बहुत ऊंचा था। उसे एक मास्टर रणनीतिकार कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मामले में वह जटासुर से बहुत पीछे था। उसे लगा कि भले ही दोनों पक्षों के पास लगभग समान सेना हो, फिर भी वह जटासुर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और यह तो एक स्पष्ट तथ्य था कि जटासुर के पास उससे कहीं अधिक सैनिक थे। इन परिस्थितियों में जटासुर के खिलाफ जीतने का उसके पास कोई मौका नहीं था। इसके अलावा वह जटासुर की चालों को समझ भी नहीं पा रहा था। अब उसे किसी भी अन्य विचार को छोड़ देना चाहिए और सबसे पहले समर की सेना के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप। अचानक एक गगनभेदी गर्जना के साथ जुबैदा के औषधि कक्ष से एक बेहद चकाचौंध करने वाली रोशनी आसमान की ओर उठी। उस उठती हुई रोशनी के भीतर दांव ऊर्जा की एक अविश्वसनीय रूप से घनी आभा उमड़ रही थी। इसके तुरंत बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक प्रतिध्वनि गूंज उठी और आकाश में तेजी से विपत्ति के बादल घिर आए। स्वर्ग से एक के बाद एक बिजलियां गिरने लगीं, जो सीधे जुबैदा के सामने रखी औषधि भट्टी पर टकराईं। इस बार जुबैदा द्वारा बनाई गई गोलियों ने कुल 32 आकाशीय बिजलियों का सामना किया। इस विस्मयकारी दृश्य ने तलवार संप्रदाय के लगभग सभी लोगों को चौंका दिया। किसी को नहीं पता था कि जुबैदा ने किस तरह की असाधारण गोली बनाई है जिसने इतनी सारी आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। यह सर्वविदित था कि कई योद्धा जब पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते हैं तो वे शायद 32 आकाशीय बिजलियों का सामना भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब अकेले जुबैदा की गोलियों ने इतनी सारी आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। यह बस अविश्वसनीय था। इस दृश्य ने न केवल तलवार संप्रदाय के लोगों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि विराट के निवास में साधना कर रही स्वरा भी उतनी ही चकित थी। उसने जुबैदा के औषधि कक्ष की ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था जब वह भीतर मौजूद उस बेहद खूबसूरत महिला को देख रही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस महिला ने वास्तव में पंचम विपत्ति लोक के स्तर की एक गोली बनाई है जिसने 32 आकाशीय बिजलियों के प्रहार सहे हैं। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में पंचम विपत्ति लोक के स्तर की ऐसी गोली बनाना जिसने 16 आकाशीय बिजलियों के प्रहार सहे हों, पहले से ही एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन इस महिला ने तो एक ऐसी गोली बना दी थी जिसने 32 आकाशीय बिजलियों के प्रहार सहे थे। यह तो बस अकल्पनीय था। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शायद कोई भी यह मुकाम हासिल नहीं कर सकता था। जबकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में उच्च स्तर के कीमियागर निश्चित रूप से बहुत उच्च श्रेणी की गोलियां बना सकते थे, यहां तक कि उच्चतम गुणवत्ता अमर स्तर की गोलियां बनाने की क्षमता का मतलब यह नहीं था कि कोई पंचम विपत्ति लोक की ऐसी गोली बना सकता है जो 32 आकाशीय बिजलियों का सामना कर सके। इसे हासिल करने के लिए अनगिनत कारक शामिल होते हैं। गोली के सूत्र का अनुपात, सामग्री का चयन, अग्नि नियंत्रण की सटीकता, तापमान पर महारत। पंचम विपत्ति लोक की ऐसी गोली बनाने में सक्षम होना जो 32 आकाशीय बिजलियों का सामना कर सके, वास्तव में प्रतिभाओं के बीच एक परम प्रतिभाशाली का प्रतीक है। स्वरा ने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से शक्ति सिंधु महाद्वीप में ऐसा प्रतिभाशाली कीमियागर सामने आएगा। अगर दक्षिणी स्वर्ग मंडल की प्रमुख शक्तियों को इस बारे में पता चल जाता तो वे शायद इस महिला को अपने साथ ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। ठीक उसी समय जब स्वरा सदमे में जुबैदा के औषधि कक्ष की ओर घूर रही थी, जुबैदा के बगल में एक हरी छाया दिखाई दी। जुबैदा के बगल में उस हरित को देखकर स्वरा की आंखों में हल्की सी चमक आई और वह अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। मन ही मन कोसने लगी, वह लड़का क्या कामुक आवारा है। उसने अपनी नजरें हटा लीं और उस दिशा में देखना बंद कर दिया। किसी कारणवश जब भी वह विराट को दूसरी महिलाओं के साथ देखती, उसे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी। इसी वजह से उसने मन ही मन विराट को एक से अधिक बार कोसा था। वह लड़का पूरी तरह से एक कामुक आवारा है, हमेशा महिलाओं से घिरा रहता है। वह दिन भर ठीक से साधना नहीं करता, बस महिलाओं के पीछे भागता रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी भी दिव्य विकास लोक की चरम सीमा पर ही अटका हुआ है। स्वरा मन ही मन कुढ़ रही थी, नाराजगी से उबल रही थी। असल में वह जानती थी कि वह विराट के साथ बहुत अन्याय कर रही है। विराट जैसे युद्ध कला के विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति के आसपास अगर कई महिलाएं हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अन्य योद्धाओं की तुलना में उसके आसपास महिलाओं की संख्या वास्तव में बहुत कम थी। इसके अलावा उनमें से अधिकांश महिलाएं अभी भी कुंवारी थीं। इससे यह साबित होता था कि विराट महिलाओं के प्रति विशेष रूप से लालची नहीं था। स्वयं स्वरा के अनुभव ने आगे यह साबित कर दिया था कि विराट इस संबंध में एक सच्चा सज्जन था। उसकी स्थिति में भी विराट ने उसका फायदा नहीं उठाया, जो उसके दुर्लभ और प्रशंसनीय चरित्र को दर्शाता था। अगर विराट जैसे व्यक्ति को भी कामुक और लालची माना जा सकता है तो दुनिया में कोई सच्चा सज्जन बचा ही नहीं है। स्वरा जानती थी कि विराट के खिलाफ उसका यह मानसिक आक्रोश एक घोर अन्याय था, लेकिन हर बार जब वह उसे अन्य महिलाओं के साथ देखती तो उसे चिड़चिड़ाहट महसूस होती और अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसे कोसना जरूरी लगता था। विराट को मन ही मन कोसने के बाद स्वरा को अपनी ही हालत पर कुछ हंसी आई। आखिर उसे हो क्या गया था? विराट किसके साथ था, क्या कर रहा था, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर वह इतनी गुस्सा क्यों थी? वह पहले कभी ऐसी नहीं थी। क्या यह उसकी अधूरी ठीक हुई चोटों का कोई असर था?
क्या इस बात से उसका दांव हृदय भी डगमगा गया था? क्या वह सांसारिक मामलों से इतनी आसानी से प्रभावित होने लगी थी? स्वरा की खूबसूरत आंखों में उलझन का भाव उभर आया। उसने देखा कि हाल ही में उसका मिजाज और भावनाएं बहुत अजीब हो गई थीं, खासकर जब वह विराट के साथ होती थी। हर बार जब वह विराट के साथ होती तो वह बहुत तनाव मुक्त और खुश महसूस करती थी, लेकिन जब विराट चला जाता तो उसे उससे अलग होने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती। जब वह विराट को दूसरी महिलाओं के साथ घुलते मिलते देखती तो उसे असहजता और उदासी महसूस होती थी। यह भावना उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। स्वरा यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि कहीं उसके दांव हृदय में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खुद स्वरा को भी यह एहसास नहीं था कि विराट के साथ अपनी बातचीत में अनजाने में ही वह उसे पसंद करने लगी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि विराट को अन्य महिलाओं के साथ देखकर उसे जो असहजता और उदासी महसूस होती थी, उसका कारण उसकी जलन थी। उसने हमेशा साधना पर ध्यान केंद्रित किया था और पहले कभी किसी पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि प्यार में पड़ी एक महिला के लिए ये भावनाएं सामान्य थीं। हालांकि स्वरा अमरलोक के 9वें स्तर की एक शीर्ष विशेषज्ञ थी, लेकिन उसने अपना अधिकांश जीवन साधना में बिताया था, इसलिए जब दिल के मामलों की बात आती थी तो वह व्यावहारिक रूप से एक कोरी स्लेट थी। यही कारण था कि वह अपनी भावनाओं को लेकर बहुत अजीब और उलझन में महसूस कर रही थी। हालांकि स्वरा आखिरकार अमरलोक के 9वें स्तर की विशेषज्ञ थी और उसका दांव हृदय बेहद मजबूत था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग भटक रहा है, उसने तुरंत खुद को शांत किया और जल्द ही उसका दांव हृदय फिर से पानी की तरह साफ हो गया। उसने विराट और जुबैदा के मामलों पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय अपनी एकांत साधना में वापस चली गई। उसके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत वापस पाना था। इसके सामने बाकी सब कुछ महत्वहीन था। औषधि कक्ष में। जुबैदा, इस बार तुमने कौन सी नई गोलियां बनाई हैं? विराट ने जुबैदा से मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नया नहीं है, बस चतुर्थ विपत्ति गोली में थोड़ा सुधार किया है, जुबैदा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अभी के लिए इसे पंचम विपत्ति गोली कहते हैं। ये पंचम विपत्ति गोली कितनी असरदार है? विराट ने पूछा। वह जुबैदा के कैजुअल नामकरण शैली का पहले से ही अभ्यस्त था, इसलिए उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि यह कितनी असरदार है, तुम्हें इसका परीक्षण करने के लिए किसी को ढूंढना होगा, जुबैदा ने कहा। ठीक है, एक पल रुको, मैं तुरंत दिवाकर और अन्य लोगों को वापस बुलाता हूं। विराट ने सिर हिलाया। वर्तमान में तलवार संप्रदाय की उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति मूल रूप से अंधकार दानव वंश के रूप में प्रच्छन्न होकर कंटक महाद्वीप पर लड़ रही है। इस पंचम विपत्ति गोली का परीक्षण करने के लिए, किसी को खोजने के लिए दिवाकर, पवन, दुष्यंत और अन्य लोगों को पहले वापस आना होगा। आप देखिए, जुबैदा ने पहले जो चतुर्थ विपत्ति गोली बनाई थी वह पहले से ही बेहद शक्तिशाली थी। विराट ने साधारण योद्धाओं को इस पंचम विपत्ति गोली का परीक्षण करने देने की हिम्मत नहीं की। विराट का अनुमान था कि यह पंचम विपत्ति गोली, जिसने 32 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था, संभवतः एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा को भयानक औषधीय शक्ति से वहीं मौके पर ही फाड़ देगी। वैसे विराट, क्या तुम मुझे कुछ उच्च स्तरीय औषधि ग्रंथ लाने में मदद कर सकते हो? जुबैदा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। उच्च स्तरीय औषधि ग्रंथ? विराट हैरान रह गया। बिल्कुल, तलवार संप्रदाय के पुस्तकालय में वर्तमान में मौजूद औषधि ग्रंथ मुझे अधिक से अधिक पंचम विपत्ति लोक के स्तर की गोलियां बनाने में ही सहायता कर सकते हैं। उच्च स्तर की गोलियां बनाने के लिए ये ग्रंथ अपर्याप्त हैं, जुबैदा ने कहा। हालांकि तलवार संप्रदाय के पुस्तकालय में एक समृद्ध संग्रह है जिसमें कई औषधि ग्रंथ भी शामिल हैं। उनमें दर्ज उच्चतम स्तर केवल षष्ठम विपत्ति लोक के स्तर की गोलियां बनाने के तरीकों को ही बताता है और वे भी बहुत विस्तृत नहीं हैं। ये औषधि ग्रंथ शून्य समाधि महाद्वीप पर संप्रदायों के खंडहरों से प्राप्त किए गए थे। जब जुबैदा का साधना स्तर कम था तो ये औषधि ग्रंथ उसके लिए पर्याप्त से अधिक थे, लेकिन अब उसके साधना स्तर में लगातार सुधार होने के साथ उसके औषधि कौशल भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ अब उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए वह अब अपने ज्ञान को समृद्ध करने, अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और अपने औषधि सिद्धांत में सुधार करने के लिए कुछ और उन्नत औषधि ग्रंथ रखने की सख्त इच्छा रखती है। ओह ठीक है, एक पल रुको, मुझे देखने दो कि क्या मेरा स्वर्ण नाग अवतार तुम्हारे लिए कुछ उन्नत औषधि ग्रंथ ला सकता है। विराट ने एक पल सोचने के बाद कहा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, पूर्वी सागर के ड्रैगन महल की गुफा में। ड्रैगन महल की गुफा के विरासत क्षेत्र के एक पत्थर के कक्ष में विराट का स्वर्ण नाग अवतार, जो युद्ध कला की विरासत को देख रहा था, तुरंत पत्थर के कक्ष से गायब हो गया और ड्रैगन महल के शास्त्र भंडार में पहुंच गया। हे लड़के, तुम यहां क्या कर रहे हो? जब विराट का स्वर्ण नाग अवतार शास्त्र भंडार पहुंचा तो उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और मायावी ड्रैगन उसके सामने प्रकट हो गया। मायावी ड्रैगन शास्त्र भंडार में विराट के आने को लेकर काफी उत्सुक था। ड्रैगन महल की सबसे शक्तिशाली युद्ध कलाएं सभी विरासत भूमि में दर्ज थीं, जबकि शास्त्र भंडार में कई युद्ध कला ग्रंथ भी थे। वे विरासत भूमि में मौजूद ग्रंथों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। आखिर विराट विरासत भूमि में उन शक्तिशाली युद्ध कलाओं को क्यों नहीं सीख रहा था? क्या यह घोड़े के आगे गाड़ी रखने जैसा नहीं था, जहां छोटी बचत के लिए बड़ा नुकसान किया जा रहा था? वरिष्ठ, क्या इस शास्त्र भंडार में औषधि निर्माण के बारे में कोई ग्रंथ है? विराट ने मायावी ड्रैगन से पूछा। औषधि निर्माण के बारे में ग्रंथ? मायावी ड्रैगन हैरान रह गया। तुम्हें वह किस लिए चाहिए? मुझे औषधि निर्माण में काफी दिलचस्पी है और मैं अभी बोर हो रहा हूं, इसलिए मैं उस विषय पर कुछ ग्रंथ देखना चाहूंगा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा। इस ड्रैगन महल का शास्त्र भंडार बहुत विशाल था और अंदर मौजूद किताबें विस्तृत और अनगिनत थीं। इतने विशाल संग्रह से अपनी जरूरत का ग्रंथ ढूंढने में संभवतः काफी समय लगेगा। यह मायावी ड्रैगन गुफा की आत्मा के रूप में ड्रैगन महल के भीतर की हर चीज से बेहद परिचित था।
इसके मार्गदर्शन से चीजें ढूंढना शायद बहुत तेज हो जाएगा। तुम सच में काफी बोरिंग हो, मायावी ड्रैगन ने चिड़चिड़ेपन के संकेत के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा। फिर इसने अपने पंजों से शास्त्र भंडार में एक जगह की ओर इशारा किया और कहा, औषधि ग्रंथ वहां है, जाओ खुद ढूंढ लो। इसके साथ ही एक स्थानिक लहर उठी और उसकी आकृति गायब हो गई। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने गलियारे के पहले 3 परीक्षणों को पार कर लिया था और ड्रैगन महल के भीतर काफी अधिकार रखता था। कुछ भी बाहर न ले जा पाने के अलावा वह शास्त्र भंडार में किताबों को स्वतंत्र रूप से पढ़ सकता था। मायावी ड्रैगन के मार्गदर्शन का पालन करते हुए विराट का स्वर्ण नाग अवतार शास्त्र भंडार की ओर बढ़ गया। अंदर किताबों की अलमारियों की पंक्तियां विशाल थीं। अलमारियों पर अनगिनत किताबें थीं। इन किताबों में बांस की पट्टियों के रूप में, स्क्रॉल के रूप में और यहां तक कि कुछ विशेष सामग्रियों पर उकेरी गई किताबें भी शामिल थीं। हर तरह की किताबें उपलब्ध थीं। विराट का स्वर्ण नाग अवतार उस किताब की अलमारी के पास पहुंचा जिसकी ओर मायावी ड्रैगन ने इशारा किया था। यह किताबों की अलमारी बहुत विशाल थी, जिसमें नीचे से ऊपर तक 10 शेल्फ थे। प्रत्येक शेल्फ में बड़ी संख्या में किताबें रखी हुई थीं। हालांकि शेल्फ जितना ऊंचा होता था उतनी ही कम किताबें प्रदर्शित होती थीं। पहले शेल्फ में सबसे ज्यादा किताबें थीं और सबसे ऊपरी शेल्फ में सबसे कम। पहले शेल्फ में संभवतः 1 लाख से अधिक खंड थे। दूसरी ओर 10वें शेल्फ में केवल 7 या 8 खंड थे। केवल किताबों की भारी संख्या को देखकर ही यह स्पष्ट था कि शेल्फ जितना ऊंचा होता था किताबें उतनी ही अधिक उन्नत और कीमती होती थीं। विराट ने सबसे पहले शेल्फ से एक खंड उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। पहले शेल्फ से कई खंड पढ़ने के बाद विराट ने पाया कि वहां दर्ज औषधि तकनीकें सभी द्वितीय विपत्ति लोक और उससे नीचे के स्तर की गोलियां बनाने के लिए थीं। फिर उसने दूसरे शेल्फ से कुछ खंड लिए और उन्हें पढ़ा और पाया कि इनमें चतुर्थ विपत्ति लोक और उससे नीचे के स्तर की गोलियां बनाने की तकनीकें थीं। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, किताबों की अलमारी में जितनी ऊंचाई पर जाते किताबें उतनी ही अधिक उन्नत और मूल्यवान होती जाती थीं। तीसरे शेल्फ में षष्ठम विपत्ति लोक और उससे नीचे के स्तर की गोलियां बनाने की तकनीकें थीं। चौथे शेल्फ में अष्टम विपत्ति लोक और उससे नीचे के स्तर की गोलियां बनाने की तकनीकें थीं। 5वें शेल्फ में अमर स्तर से नीचे की गोलियां बनाने के तरीके थे। 5वें शेल्फ से कई खंड पढ़ने के बाद विराट छठे शेल्फ से पढ़ना जारी रखना चाहता था। हालांकि जब वह छठे शेल्फ की ओर बढ़ा तो उसे एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह इस अवरोध को तोड़कर किताबें नहीं निकाल सका। लड़के, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ठीक उसी समय मायावी ड्रैगन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। अपनी वर्तमान अनुमतियों के साथ तुम केवल अमर स्तर से नीचे की किताबें ही पढ़ सकते हो। अगर तुम अमर स्तर से ऊपर की किताबें पढ़ना चाहते हो तो चौथे स्तर को पार करने तक प्रतीक्षा करो। मायावी ड्रैगन की बातें सुनकर विराट अंततः समझ गया कि उसकी वर्तमान अनुमतियां अपर्याप्त थीं। ठीक है, विराट ने लाचारी से कहा। वह अभी के लिए छठे शेल्फ के ऊपर की किताबों को पढ़ने का विचार अस्थायी रूप से छोड़ ही सकता था। विराट ने शास्त्र भंडार की खचाखच भरी किताबों की अलमारियों पर नजर डाली और अनुमान लगाया कि अन्य अलमारियां भी वैसी ही थीं। वह वर्तमान में केवल पहले 5 शेल्फ ही पढ़ सकता था और जहां तक ऊपर के 5 शेल्फ की किताबों का सवाल है, वह अपनी वर्तमान अनुमतियों के साथ फिलहाल उन्हें नहीं पढ़ सकता था। फिर विराट ने तीसरे, चौथे और 5वें शेल्फ पर औषधि किताबों को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। शक्ति सिंधु महाद्वीप, जुबैदा के औषधि कक्ष में। हर बार जब विराट का स्वर्ण नाग अवतार पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर पूर्वी सागर ड्रैगन महल में औषधि ग्रंथ का एक खंड पढ़ना समाप्त करता तो विराट का मुख्य शरीर उस पूर्ण ग्रंथ को जुबैदा को प्रदान कर देता। उसका मुख्य शरीर और स्वर्ण नाग अवतार विचारों से जुड़े हुए थे और एक ही यादें साझा करते थे। जब स्वर्ण नाग अवतार ने पढ़ना समाप्त कर लिया तो इसका मतलब था कि उसके मुख्य शरीर ने भी काम पूरा कर लिया था। विराट ने सीधे दिव्य चेतना के माध्यम से जुबैदा को ग्रंथ प्रदान किए। इस पद्धति ने ग्रंथों को सीधे जुबैदा की चेतना के सागर में संचारित होने दिया, जिससे उसके पढ़ने का समय बच गया। विराट, तुम्हें ये औषधि ग्रंथ कहां से मिले? औषधि ग्रंथों के कई खंडों का प्रसारण प्राप्त करने के बाद जुबैदा ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पूछा। इन ग्रंथों में दर्ज औषधि के तरीके और सिद्धांत उसके द्वारा पहले देखे गए किसी भी ग्रंथ से कहीं अधिक गहरे थे। इन ग्रंथों को प्राप्त करने के बाद जुबैदा को लगा जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। कई चीजें जो पहले उसे हैरान करती थीं अचानक स्पष्ट हो गईं। मेरे स्वर्ण नाग अवतार को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर में एक प्राचीन ड्रैगन वंश के दिग्गज की गुफा के खंडहर मिले। इन खंडहरों के शास्त्र भंडार के भीतर कई प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें अनगिनत औषधि ग्रंथ भी शामिल हैं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे जुबैदा से कुछ भी छिपाना नहीं था। विराट, क्या तुम मुझे वह देखने ले जा सकते हो? जुबैदा ने खुशी से पूछा। वह इन औषधि किताबों को पढ़ने के लिए बेहद उत्सुक थी और काश वह उन्हें बड़े पैमाने पर पढ़ पाती। ओह, अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में वहां ले जाऊंगा, जब मैं ड्रैगन महल के सभी परीक्षणों को पास कर लूंगा और उच्च अधिकार प्राप्त कर लूंगा, विराट ने कहा। अपने वर्तमान अधिकार के साथ वह किसी और को ड्रैगन महल में नहीं ला सकता था। इसके अलावा जुबैदा इंसान थी। एक बार जब वह उसे ड्रैगन महल में ले आता तो उसे नहीं पता था कि मायावी ड्रैगन क्या करेगा। बाद में जब वह मजबूत हो जाएगा, ड्रैगन महल पर अधिक अधिकार प्राप्त कर लेगा और उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लेगा, तब जुबैदा को वहां ले जाने में बहुत देर नहीं होगी। या शायद जब वह गलियारे में अधिक परीक्षण पास कर लेगा तो वह शास्त्र भंडार से किताबें बाहर लाने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, जुबैदा हालांकि कुछ निराश थी, लेकिन उसने इस मामले पर और जोर नहीं दिया। हालांकि वह उन औषधि ग्रंथों को शिद्दत से चाहती थी, लेकिन वह विराट के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेगी। वह जानती थी कि अगर विराट उसे अब भी वहां ले जा सकता तो वह मना नहीं करता।
चूंकि वह सहमत नहीं हुआ था, इसका मतलब था कि वह फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता था। जब विराट जुबैदा को औषधि ग्रंथ सिखा रहा था, तब तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञ दिवाकर, पवन, दुष्यंत, शेखर, रोहन और अन्य लोग कंटक महाद्वीप से वापस आ गए। उनकी वापसी के बाद विराट ने अस्थायी रूप से जुबैदा को ग्रंथ सिखाना बंद कर दिया और इसके बजाय दिवाकर, पवन, दुष्यंत और अन्य लोगों को उनके प्रभावों का परीक्षण करने के लिए पंचम विपत्ति गोलियां दी। दिवाकर, पवन, दुष्यंत, शेखर, रोहन और अन्य सभी पंचम विपत्ति लोक के चरम पर पहुंच गए थे और गोलियां खाने के बाद वे सभी थोड़े ही समय के भीतर षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर गए। जब दिवाकर ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने वास्तव में 46 आकाशीय बिजलियों का सामना किया। ऐसा प्रदर्शन अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। यह भी दर्शाता है कि पंचम विपत्ति गोली के प्रभाव वास्तव में कितने अद्भुत हैं। पंचम विपत्ति गोली के भीतर मौजूद भयानक ऊर्जा इतनी विशाल थी कि रोहन जैसे पंचम विपत्ति लोक के चरम स्तर के योद्धा, जिनकी युद्ध कला की नींव विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, वे भी लगभग इसका सामना नहीं कर सके। अगर रोहन ने समय रहते षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश नहीं किया होता तो विराट को शक था कि पंचम विपत्ति गोली की भयानक ऊर्जा से वह सीधे फट सकता था। रोहन की मूल युद्ध कला प्रतिभा विशेष रूप से मजबूत नहीं थी। इसके अलावा दानव वंश के साथ शुरुआती युद्ध के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी युद्ध कला की नींव को गंभीर नुकसान पहुंचा था। हालांकि विराट द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों की मदद से उनकी चोटें ठीक हो गई थीं, फिर भी वह दिवाकर, दुष्यंत, रणविजय, यशपाल और अन्य लोगों से बहुत पीछे थे। जब उन्होंने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उन्होंने केवल 25 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था, जो दिवाकर, पवन, दुष्यंत और अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम था। इस पंचम विपत्ति गोली को बनाने के दौरान इसने 32 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था, जो कि रोहन द्वारा पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय सामना की गई बिजलियों की संख्या से कहीं अधिक था। इसलिए विशाल औषधीय शक्ति ने रोहन को लगभग अभिभूत कर दिया था। सौभाग्य से पंचम विपत्ति गोली खाने के बाद वह तुरंत षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर गया और आकाशीय बिजली द्वारा तपे जाने की मदद से वह अपने शरीर के भीतर मौजूद विशाल औषधीय शक्ति को पचाने में सक्षम हो गया, जिससे वह फटने से बच गया। रोहन को पंचम विपत्ति गोली का सेवन करते देखने के बाद विराट भय से सिहर उठे। सौभाग्य से रोहन ने समय रहते षष्ठम विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त कर ली, अन्यथा इसके परिणाम अकल्पनीय होते। जुबैदा द्वारा बनाई गई पंचम विपत्ति गोली में मौजूद ऊर्जा वास्तव में भयानक थी। सौभाग्य से उसने इसे किसी चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा को नहीं दिया था, अन्यथा जो लोग इसे लेते वे इसकी भयानक शक्ति से तुरंत अभिभूत हो जाते। ऐसा लगता था कि पंचम विपत्ति गोली केवल उन पंचम विपत्ति लोक के योद्धाओं को ही दी जानी चाहिए जिनकी युद्ध कला की नींव मजबूत हो, या षष्ठम या सप्तम विपत्ति लोक के योद्धाओं को दी जानी चाहिए। जहां तक अपर्याप्त युद्ध कला नींव वाले पंचम विपत्ति लोक के योद्धाओं की बात है तो बेहतर होगा कि उन्हें पंचम विपत्ति गोली न दी जाए। इस प्रकार के पंचम विपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए चतुर्थ विपत्ति गोली ही पर्याप्त से अधिक थी। उन्हें पंचम विपत्ति गोली की कोई आवश्यकता नहीं थी। दिवाकर, पवन, शेखर और दुष्यंत सभी ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद अपनी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। विशेष रूप से दिवाकर और पवन षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उनकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय हो गई। विराट को लगा कि उनकी वर्तमान ताकत लव से कम नहीं है। एक बार जब उनका लोक स्थिर हो जाएगा तो उनकी ताकत संभवतः लव, विनीत और अन्य लोगों से आगे निकल जाएगी। यहां तक कि अभी भी उनकी संयुक्त शक्ति अपने चरम पर मौजूद हिरण्य को मारने के लिए पर्याप्त थी। विराट उनके शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सच में उनकी जन्मजात युद्ध कला प्रतिभा विशेष रूप से मजबूत नहीं थी। उनकी सफलता निस्संदेह तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों के कारण थी, जिसने उनकी योग्यता को लगातार बढ़ाया। हालांकि उनका अपार प्रयास भी महत्वपूर्ण था। उनकी कठिन साधना के बिना वे अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते रहते। तलवार संप्रदाय के चमत्कारी संसाधनों के साथ तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की मूल योग्यता वास्तव में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक थी। तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों के साथ साधारण योग्यता वाले लोग भी एक अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए बार बार अस्थि मज्जा शुद्धि और हड्डी को मजबूत करने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। जहां तक उनकी सीमा की बात है तो यह पूरी तरह से उनके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। दिवाकर, पवन, दुष्यंत और अन्य लोगों के क्रमिक रूप से षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद तलवार संप्रदाय की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। अब अकेले उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में तलवार संप्रदाय कंटक महाद्वीप से कमजोर नहीं है। इसके अलावा जैसे जैसे तलवार संप्रदाय की सेना खुद को हजारों 9वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह सैनिकों से सुसज्जित कर रही है, तलवार संप्रदाय की सैन्य शक्ति भी काफी बढ़ रही है। तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ वह बिना किसी समस्या के सीधे पूरे कंटक महाद्वीप का सामना भी कर सकता है। बेशक, हालांकि तलवार संप्रदाय अब पूरे कंटक महाद्वीप का सीधे सामना करने की शक्ति रखता है, विराट कंटक महाद्वीप के साथ सीधे टकराव में शामिल होने का विकल्प नहीं चुनेगा। आखिरकार जब वह कंटक महाद्वीप के अंधकार दानवों को आपस में लड़ने और एक दूसरे को खत्म करने का विकल्प चुन सकता था, तो वह सीधे उनका सामना करना क्यों चुनेगा? न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त करना दुश्मन को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है। पंचम विपत्ति गोलियों के प्रभावों का परीक्षण करने और क्रमिक रूप से षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद दिवाकर, पवन, दुष्यंत, शेखर, रोहन और अन्य लोगों ने अंतरआयामी स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से कंटक महाद्वीप की यात्रा की। केवल कंटक महाद्वीप पर ही वे अपने लिए आवश्यक साधना संसाधनों के बदले में पर्याप्त युद्ध गुण अर्जित कर सकते थे।
हालांकि वे पंचम विपत्ति गोलियों के साथ षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनके जादुई खजाने अभी भी केवल पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र ही थे। उनके वर्तमान युद्ध गुणों के साथ उन्हें षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्रों के लिए विनिमय करना असंभव था। उनमें से प्रत्येक पर विराट का बहुत बड़ा कर्ज था। उन्होंने पहले जो युद्ध गुण अर्जित किए थे उनका उपयोग तुरंत उनका कर्ज चुकाने के लिए किया गया। अब उनकी जेबें पूरी तरह से खाली थीं। षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्रों के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त युद्ध गुण जमा करना तो दूर, वे अपनी दैनिक साधना के लिए पर्याप्त दिव्य ऊर्जावान मांस का खर्च उठाने के लिए भी संघर्ष करेंगे। इसलिए अब उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से अधिक युद्ध गुण अर्जित करना था, और युद्ध गुण अर्जित करने के लिए कंटक महाद्वीप से बेहतर कोई जगह नहीं है। पंचम विपत्ति गोली के प्रभावों का परीक्षण करने के बाद विराट पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर पूर्वी सागर के ड्रैगन महल में पड़े गए। औषधि ग्रंथों को अपने स्वर्ण नाग अवतार को पढ़ाना जारी रखने के लिए जुबैदा के औषधि कक्ष में लौट आया। विराट के निर्देश से औषधि निर्माण के बारे में जुबैदा की समझ लगातार उसके दिमाग में प्रवाहित होने लगी। उसके औषधि कौशल अकल्पनीय गति से सुधर रहे थे। इस तरह 1 महीना बीत जाने के बाद जुबैदा अचानक औषधि कक्ष से गायब हो गई और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के केंद्रीय हब की ओर उड़ गई। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के केंद्रीय हब पर पहुंचने पर उसने शून्य समाधि महाद्वीप से जुड़ने वाले अंतर आयामी स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके उसमें प्रवेश किया। यह देखकर विराट भी जल्दी से उसके पीछे हो लिया। जब वह शून्य समाधि महाद्वीप में दाखिल हुआ तो उसने जुबैदा को देखा, जो पहले ही बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर उड़ चुकी थी और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा छोड़ रही थी। उसी क्षण उसने सीधे तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। जुबैदा ने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया और 27 आकाशीय बिजलियों को पार करते हुए एक तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा की सीमा तक पहुंच गई। इसके अलावा उसकी विपत्ति की प्रक्रिया बेहद आसान थी। जुबैदा के प्रदर्शन ने कई लोगों को, विशेष रूप से वेद प्रकाश और भवानी दत्त को, काफी अविश्वास महसूस कराया। यह समझ में आता था कि शार्दुल, नीलिमा, विशाल कछुआ, माया, आयु और वान्या जैसे लोग अपने लोक की सीमा तक पहुंच गए थे। आखिरकार ये सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे जुबैदा अपनी जूनियर बहन को अंदर बाहर से जानते थे। तार्किक रूप से जुबैदा के पास ऐसी स्वर्ग विरोधी युद्ध कला प्रतिभा नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा जुबैदा ने अपना सारा समय औषधि निर्माण का अध्ययन करने में बिताया और साधना के लिए बहुत कम समय दिया। फिर भी जुबैदा ने उन्हें आसानी से कुचल दिया। उन्होंने हताशा से साधना की और मुश्किल से जुबैदा की पीठ देखने में कामयाब रहे। जहां तक उसकी बराबरी करने या उससे आगे निकलने की बात है तो यह व्यावहारिक रूप से असंभव था। वे जुबैदा के इस असाधारण परिवर्तन के पीछे का रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से जुबैदा ने इस बारे में अपनी जुबान बंद रखी और एक भी शब्द बताने से इनकार कर दिया। चूंकि जुबैदा कुछ नहीं बोलेगी, वे असहाय थे और उसे यह बताने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं कर सके। गुरु कावेरी ने उनसे बस कुछ और सवाल पूछने के लिए उन्हें डांटा था और उन्होंने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ भाई होने के नाते जुबैदा को धमकाने की उनमें कुछ हिम्मत हो सकती थी, लेकिन गुरु कावेरी के सामने वे बिल्ली के सामने चूहों की तरह थे, जरा भी बुरा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करते थे। तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद जुबैदा ने अपने साथी शिष्यों वेद प्रकाश, तेजराज, गुरु कावेरी और भवानी दत्त से संक्षेप में बात की और फिर अपने औषधि कक्ष में लौटने के लिए जल्दी से निकल गई। वह वेद प्रकाश, तेजराज और भवानी दत्त की जिज्ञासु नजरों को सहन नहीं कर सकी। यह सब हासिल करने की उसकी क्षमता पूरी तरह से विराट के साथ उसके अंतरंग संबंधों के कारण थी। उसके साथ बिताए गए उन अंतरंग पलों में उसे विराट की असीम ऊर्जा और जीवन शक्ति का वरदान मिला था, जिसके कारण उसके शरीर में एक नाटकीय परिवर्तन आया। विराट के पास अनंत परम रक्तवंश था और जो महिलाएं उसके करीब थीं उन्हें स्वाभाविक रूप से अपार लाभ मिला। विराट की कई महिलाओं में से जुबैदा सबसे अधिक उसके साथ रही थीं और उसे जो लाभ मिले वे अकल्पनीय थे। उसे जो लाभ मिले वे किसी भी अमृत से हासिल किए जा सकने वाले लाभ से कहीं अधिक थे। जुबैदा पूरी तरह से जानती थी कि उसकी योग्यता इतने स्वर्ग विरोधी स्तर तक क्यों पहुंच गई है। हालांकि विराट के साथ उसका रिश्ता ऐसा था जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। अपने साथी शिष्यों, जिनमें वेद प्रकाश, तेजराज और भवानी दत्त शामिल थे, कि जिज्ञासु आंखों से परखे जाने पर जुबैदा को स्वाभाविक रूप से थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई, छठे जूनियर भाई, अब से जूनियर बहन के छोटे मोटे मामलों में ताक झांक करना बंद करो। जुबैदा के जाने के बाद गुरु कावेरी ने वेद प्रकाश, तेजराज, भवानी दत्त और अन्य लोगों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम सब बड़े आदमी हो, तुम महिलाओं से भी अधिक गपशप करने वाले कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें अपने व्यवहार पर शर्म नहीं आती? हाँ हाँ, चौथी जूनियर बहन सही कह रही है, हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। गुरु कावेरी की बातें सुनकर वेद प्रकाश, तेजराज और भवानी दत्त सभी ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। गुरु कावेरी की डांट के सामने उन्होंने कोई गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की। गुरु कावेरी हमेशा अलग थलग और बिना मुस्कुराए रहती थी और वे हमेशा उससे थोड़ा डरते थे। यहां तक कि वेद प्रकाश, जो वरिष्ठ भाई था, वह भी गुरु कावेरी के सामने सख्त नहीं हो पाता था। हम, अच्छा है कि तुम जानते हो। गुरु कावेरी ने ठंडी सांस ली। अब से ये अप्रासंगिक काम करना बंद करो और अपनी साधना पर अधिक ध्यान दो। अगर तुमने दोबारा जूनियर बहन को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहने के बाद गुरु कावेरी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और दूर चली गई। गुरु कावेरी की दूर जाती आकृति को देखकर वेद प्रकाश, तेजराज, भवानी दत्त और अन्य लोग आश्चर्य में एक दूसरे को देखने से खुद को नहीं रोक सके। हमने अभी जूनियर बहन को कुछ नहीं किया है ना? यह जूनियर बहन को परेशान करना कैसे हुआ? थोड़ी देर बाद वेद प्रकाश ने बहुत निराशा के साथ कहा। उन्होंने केवल यह पूछा था कि जुबैदा ने इतने असाधारण स्तर तक साधना कैसे की
इसे जूनियर बहन को परेशान करना कैसे माना जा सकता है? वरिष्ठ भाई, तुम हमारे वरिष्ठ भाई हो। तुम चौथी जूनियर बहन के सामने इतने कायर कैसे हो सकते हो? तेजराज ने उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल, वह बूढ़ा वेद प्रकाश रीढ़ विहीन है। उसमें मर्दानगी की भावना बिल्कुल नहीं है। मुझे उसके साथ जुड़ने में शर्म आती है। भवानी दत्त ने भी ठंडे स्वर में गूंजते हुए कहा। भवानी दत्त की बातें सुनकर वेद प्रकाश आग बबूला हो गया। भवानी दत्त, अगर तुम इतने ही उसूलों वाले हो तो तुमने चौथी जूनियर बहन के सामने ऐसा क्यों नहीं कहा? मेरे सामने ताना मारने के लिए उसके जाने का इंतजार। वेद प्रकाश ने भवानी दत्त को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बूढ़े वेद प्रकाश, कायर कायर होता है, इतने बहाने क्यों बना रहे हो? भवानी दत्त ने भावहीन होकर कहा। भवानी दत्त, मुझे लगता है कि आज तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। भवानी दत्त की बातें सुनकर वेद प्रकाश खुद को रोक नहीं सका और तुरंत अपनी लंबी तलवार का जादुई हथियार निकाल लिया। क्या, बूढ़े वेद प्रकाश, लड़ना चाहते हो? भवानी दत्त ने यह देखकर व्यंग्य किया। अपनी इस मामूली सी ताकत से क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? यह कहते हुए भवानी दत्त ने भी अपनी लंबी तलवार का जादुई हथियार निकाल लिया। दोनों ने एक दूसरे को कोसा और फिर लड़ना शुरू कर दिया, शून्य समाधि महाद्वीप के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ते हुए। यह नजारा देखकर तेजराज अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। इन दोनों से निपटना वास्तव में असंभव है। हालांकि वह पहले से ही इस दृश्य का आदी था। वेद प्रकाश और भवानी दत्त अक्सर एक साथ प्रशिक्षण लेते थे और उनका रिश्ता तर्कसंगत रूप से सबसे करीब था। लेकिन उतनी ही बार वे जरा सी असहमति पर लड़ भी पड़ते थे। उनकी दैनिक नोकझोंक और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से सामान्य थे। शून्य समाधि महाद्वीप के बाहरी इलाकों की ओर उड़ते हुए तेजराज ने अपना सिर हिलाया। बेशक वह लड़ाई रोकने नहीं जा रहा था, वह तो बस तमाशा देखने गया था। अगर वेद प्रकाश और भवानी दत्त हर कुछ दिनों में नहीं लड़ते तो उन्हें खुजली होने लगती और उसमें हस्तक्षेप करने की ऊर्जा नहीं थी। दूर से देखना ज्यादा शांतिपूर्ण और सुखद था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के आसपास के अन्य योद्धा भी वेद प्रकाश और भवानी दत्त की लड़ाइयों के अभ्यस्त थे और उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वेद प्रकाश और भवानी दत्त का तो छोड़िए, तलवार संप्रदाय के कई योद्धा जरा सी असहमति पर ही लड़ पड़ते थे। जब तक लड़ने वाले दोनों पक्ष तलवार संप्रदाय के नियमों के भीतर काम कर रहे हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं देगा। तलवार संप्रदाय के नियम निजी झगड़ों पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगाते हैं। जब तक कमजोर को परेशान करने वाले मजबूत का कोई मुद्दा नहीं है, तलवार संप्रदाय का न्याय भवन ऐसे मामलों में परेशान नहीं होगा। बेशक अगर यह कमजोर को दुर्भावनापूर्ण तरीके से डराना या जानबूझकर हत्या करना है तो तलवार संप्रदाय का न्याय भवन चुप नहीं बैठेगा। तलवार संप्रदाय के नियमों में यह एक गंभीर अपराध है। जो कोई भी ऐसे नियमों का उल्लंघन करने का साहस करेगा, उसे निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के न्याय भवन द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। जुबैदा के अपने औषधि कक्ष में लौटने के बाद विराट उसके पीछे अंदर आ गया। अपने पीछे पीछे आए विराट को देखकर जुबैदा का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसकी नजर कुछ बचने वाली हो गई। वेद प्रकाश, तेजराज और भवानी दत्त के सवालों ने उसे विराट के साथ बिताए पलों की याद दिला दी थी। विराट को पास आते देख जुबैदा को अपना शरीर थोड़ा कमजोर महसूस हुआ। जुबैदा, क्या हुआ? विराट ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, जुबैदा हकलाते हुए बोली। एक पल बाद उसने विराट की ओर देखा और पूछा, विराट, क्या तुमने जिस वरिष्ठ स्वरा का जिक्र किया था वे अभी भी शक्ति सिंधु महाद्वीप में है? हाँ, अभी भी यही है। विराट ने सिर हिलाया। यह सुनकर जुबैदा को निराशा की एक टीस महसूस हुई। उसकी शुरुआती जलती हुई इच्छा को अब दबने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार विराट के अनुसार वरिष्ठ स्वरा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो आसानी से सभी बाधाओं को पार करने और उनकी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम थी। चूंकि वह अभी भी शक्ति सिंधु महाद्वीप पर थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से विराट की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। अगर स्वरा उन्हें प्रेम करते हुए देख लेती तो क्या होता? यह विनाशकारी होता। पिछले कुछ वर्षों से स्वरा की मौजूदगी के डर से उसने कभी भी विराट के साथ अंतरंग संबंध बनाने की हिम्मत नहीं की थी, ताकि कोई उनकी बातें न सुन ले। जुबैदा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कहीं और ले जा सकता हूं, जहां स्वरा हमें नहीं देख पाएगी। जुबैदा की खूबसूरत आंखों में निराशा की झलक स्वाभाविक रूप से विराट की नजर से बच नहीं पाई। विराट अब अनुभवहीन नहीं था। जुबैदा के हाव भाव देखकर वह उसके विचारों को पूरी तरह समझ गया। जुबैदा के प्रति विराट की भावनाएं बहुत जटिल थीं। उसे अपने से बड़ों के लिए सम्मान, अपराध बोध का एक स्पर्श और गहरी दया महसूस होती थी। इसलिए वह जुबैदा के साथ अत्यंत सावधानी से पेश आता था। उसे जरा भी नुकसान या अन्याय सहने नहीं देना चाहता था। वह मूल रूप से उसकी हर इच्छा पूरी करता था। छी, ऐसा कौन चाहता है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? विराट की बातें सुनकर जुबैदा तुरंत शर्म से पानी पानी हो गई। उस पर थूकते हुए और अत्यधिक शर्मिंदगी और गुस्से से कहा। इस संबंध में हालांकि वह काफी साहसी और सक्रिय रही थी, फिर भी उसे उस उचित संयम को बनाए रखने की आवश्यकता थी जो एक महिला में होना चाहिए। अतीत में बिना स्वरा की पाबंदी के वह बेफिक्र होकर अपने इलाके में साहसी और सक्रिय हो सकती थी, लेकिन अब जानबूझकर स्वरा से बचना और प्यार करने के लिए कोई एकांत जगह खोजना जुबैदा को ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह कोई शर्मनाक काम कर रही हो। इसके अलावा इससे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा प्यासी थी। हालांकि जुबैदा इस समय विराट के साथ अंतरंग होना चाहती थी, लेकिन वह किसी चरित्रहीन महिला की तरह नहीं दिखना चाहती थी। जुबैदा विराट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ठीक इसी वजह से वह उसकी आंखों में अपनी छवि को लेकर और भी ज्यादा परवाह करती थी। वह नहीं चाहती थी कि विराट उसके कार्यों के कारण उसे नीचा समझे। जुबैदा की बातें सुनकर विराट अचंभित रह गया। जुबैदा के अभी के व्यवहार को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से उसके साथ अंतरंग होना चाहती थी। जब उसने स्वरा की जासूसी से बचने के लिए जगह बदलने का सुझाव दिया तो जुबैदा ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या उसने गलत अनुमान लगाया था? विराट हैरान था।
विराट की पूछताछ भरी नजर को देखकर जुबैदा को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। विराट, तुम क्या बकवास सोच रहे हो? जुबैदा विराट को मुक्का मारने से खुद को नहीं रोक पाई। अत्यधिक शर्मिंदगी और गुस्से से बोली। ओह जुबैदा, मैंने नहीं। विराट ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जुबैदा ने गुस्से में उसे फिर से मुक्का मारा। तुम्हारी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम बकवास नहीं सोच रहे हो तो क्या मैं बकवास सोच रही हूं? विराट, तुमने मुझे अभी तक औषधि ग्रंथ का वह खंड पढ़ाना पूरा नहीं किया है। जल्दी करो और मुझे दूसरा भाग सिखाओ। जुबैदा ने विराट को घूर कर देखा। विराट को इसी विषय पर अटके रहने से रोकने के लिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। इससे पहले विराट ने उसे औषधि ग्रंथ का वह खंड पढ़ाना पूरा नहीं किया था। इससे पहले कि वह अपने स्वयं के साधना स्तर को दबा नहीं पाई और उसमें सफलता प्राप्त करने वाली थी, अब स्वाभाविक रूप से विराट को वह पूरा करने की आवश्यकता थी जो उसने पहले नहीं किया था। ठीक है, यह सुनकर विराट ने जल्दी से जवाब दिया। हालांकि उसे लगा कि जुबैदा का आज का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वह महिलाओं के दिमाग को कभी सच में नहीं समझ पाया था। अब जब उसने सुना कि जुबैदा ने विषय बदल दिया है और उस पर ध्यान केंद्रित करना जारी नहीं रखा है, तो विराट ने भी राहत की सांस ली। फिर दोनों ने वह काम जारी रखा जो उन्होंने पहले पूरा नहीं किया था। इस तरह विराट ने जुबैदा को और 2 महीने तक पढ़ाया। इन 2 महीनों के दौरान विराट ने जुबैदा को औषधि ग्रंथों का जो खंड पढ़ाया वह बेहद विशाल था। रुको, 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 मुझे अब और नहीं चाहिए। मैं अब और नहीं सह सकती। विराट, अभी रुको। ठीक उसी समय जब विराट ने जुबैदा को औषधि ग्रंथों का एक ऐसा खंड पढ़ाया था जो अर्धचरण अमर स्तर तक पहुंच गया था और उसे अगला खंड पढ़ाने ही वाला था, जुबैदा घबरा कर चिल्लाई। जुबैदा, क्या हुआ? विराट ने अपना काम रोक दिया और उलझन में पूछा। बहुत हो गया, मैं अब और नहीं ले सकती। बाकी के ग्रंथ बाद में देना। जुबैदा ने अपना माथा रगड़ा, कुछ परेशान लग रही थी। पिछले 2 महीनों में विराट ने उसे बहुत अधिक औषधि ग्रंथ प्रदान किए थे। इसके अलावा उसने दिव्य चेतना का उपयोग करके उन्हें सीधे उसकी चेतना के सागर में स्थानांतरित कर दिया था, जबकि इस विधि ने उसे ग्रंथों को जल्दी से अवशोषित करने की अनुमति दी, लेकिन भारी मात्रा अत्यधिक थी, जिससे उसका सिर चकराने लगा। इतने कम समय में इतने सारे ग्रंथ प्राप्त करने से उसकी आध्यात्मिक क्षमता की सीमा पार हो गई थी। जुबैदा का लाल चेहरा देखकर विराट तुरंत समझ गया कि क्या गलत था। हालांकि जुबैदा ने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी उससे बहुत कम थी। केवल इसलिए कि वह इतने कम समय में इतने सारे ग्रंथों को अवशोषित कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि जुबैदा भी कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि जुबैदा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। ठीक है, विराट ने सिर हिलाया और कहा। जुबैदा ने अभी अभी इतने सारे औषधि ग्रंथों को अवशोषित किया था। उसके लिए लंबे समय तक पचाने और समझने के लिए इतना भी पर्याप्त था। विराट, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूं। जुबैदा ने विराट की ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान का भाव था। एक साथ इतनी जानकारी प्राप्त करना उसकी आत्मा पर काफी बोझ था। इस समय जुबैदा बेहद थकी हुई महसूस कर रही थी और केवल गहरी नींद, सोना और आराम करना चाहती थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर सुन्न हो गया और वह गिर पड़ी। यह देखकर विराट ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसके नाजुक शरीर को पकड़ लिया। इस समय जुबैदा पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और गहरी नींद में थी। विराट ने उसे उठाया और औषधि कक्ष के बिस्तर पर लिटा दिया। जुबैदा का औषधि कक्ष कई बार विस्तार के बाद अब विशाल हो गया था, जो 1000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता था। औषधि कक्ष पूरी तरह से विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, औषधि ग्रंथों, बिस्तरों, मेजों और कुर्सियों से सुसज्जित था। जुबैदा साधना करती थी, गोलियां बनाती थीं, विभिन्न किताबें पढ़ती थीं और थक जाने पर यहीं सोती थीं। यह कहा जा सकता है कि वह शायद ही कभी कक्ष से बाहर निकलती थी। अपना अधिकांश समय इसी औषधि कक्ष में बिताती थी। अपनी जूनियर शिष्या रूहानी के अलावा वह शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत करती थी। कभी कभी गुरु कावेरी बाहर क्या हो रहा है इस बारे में बात करने के लिए उससे मिलने आती थीं। बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही जुबैदा को देखकर विराट गहरी दया महसूस किए बिना नहीं रह सका। जुबैदा ने उसके और तलवार संप्रदाय के लिए बहुत त्याग किया था। विराट अच्छी तरह से जानता था कि जहां औषधि के प्रति जुबैदा का समर्पण आंशिक रूप से कला के प्रति उसके जुनून के कारण था, वहीं वह उसका बोझ साझा करने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तलवार संप्रदाय की यात्रा आसान नहीं रही है। उन्हें एक के बाद एक चुनौती का सामना करना पड़ा है, एक के बाद एक संकट का सामना करना पड़ा है। वे जिस दबाव का सामना कर रहे थे, खासकर जीवन मृत्यु की वे स्थितियां बहुत बड़ी थीं। जुबैदा ने यह सब देखा था। यद्यपि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने कार्यों के माध्यम से उसकी सहायता की। उसने अपना लगभग सारा समय और ऊर्जा औषधि बनाने में लगा दी, जिसका उद्देश्य तलवार संप्रदाय की ताकत बढ़ाने और अंततः उसे लाभ पहुंचाने के लिए अधिक उन्नत और शक्तिशाली गोलियां विकसित करना था। जुबैदा जानती थी कि युद्ध उसका मजबूत पक्ष नहीं है। चूंकि वह युद्ध के मैदान में उसके साथ नहीं लड़ सकती थी, इसलिए वह केवल अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र औषधि बनाने में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर सकती थी। इन वर्षों में तलवार संप्रदाय के तेजी से विकास का श्रेय जुबैदा के योगदान को जाता है। उसके द्वारा विकसित अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी गोलियों के बिना तलवार संप्रदाय की प्रगति असंभव होती। इसके अलावा नवजीवन संजीवनी गोली, एक उपचारात्मक अमृत जो उसने बनाया था, उसने तलवार संप्रदाय के भीतर अनगिनत लोगों की जान बचाई है। यहां तक कि विराट खुद भी कई बार गंभीर रूप से घायल हो गया था और केवल जुबैदा की नवजीवन संजीवनी गोली की बदौलत ही वह बच पाया था। जुबैदा ने खुद को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित कर दिया था, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। विराट स्वाभाविक रूप से यह सब देख रहा था। यही कारण था कि वह जुबैदा को इतना संजोता था। वह उसे जरा सा भी नुकसान या अन्याय सहते हुए नहीं देख सकता था। उसने उसकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लीं। जुबैदा 10 दिन और 10 रात सोई और फिर जाकर उठी।
जुबैदा ने अपनी उनींदी आंखें खोलीं, बिस्तर पर आलस से अंगड़ाई ली और चिल्लाई, ए विराट, तुम अभी तक गए नहीं? अपनी आंखें खोलने पर जुबैदा ने अपने बिस्तर के पास बैठी एक आकृति को देखा। उसने अपना सिर घुमाया और विराट को अपनी रखवाली करते हुए देखा। विराट, मैं कितनी देर से सो रही हूं? जुबैदा उठ बैठी और विराट से पूछा। तुम 10 दिन और 10 रातों से सो रही हो? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इतनी देर तक सोती रही? यह सुनकर जुबैदा को थोड़ी हैरानी हुई। हालांकि वह वास्तव में बहुत अच्छी तरह सोई थी। वह आमतौर पर दिन रात काम करती थी, अपना अधिकांश समय औषधि का अध्ययन करने में बिताती थी और शायद ही कभी आराम करती थी। इसलिए इस लंबी नींद ने उसे बेहद आरामदायक महसूस कराया। जुबैदा, तुम्हें अधिक आराम करने पर ध्यान देना चाहिए और खुद को ज्यादा नहीं थकाना चाहिए, विराट ने चिंता से उसकी ओर देखते हुए कहा। वह जानता था कि जुबैदा के इतने लंबे समय तक सोने का कारण न केवल यह था कि उसने बड़ी मात्रा में औषधि ग्रंथों को अवशोषित किया था, बल्कि इसलिए भी कि उसे बहुत अधिक थकान हो गई थी। ठीक है, मुझे पता है, जुबैदा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। विराट, क्या तुम पिछले 10 दिनों से यहां पहरा दे रहे हो? जुबैदा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, विराट ने सिर हिलाया। तुम भी ना? मैं अपने ही औषधि कक्ष में सो रही हूं, यहां कोई खतरा नहीं है, तुम्हें इतने समय तक यहां रहने की क्या जरूरत है? जुबैदा ने उसे घूरते हुए कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसे अपने दिल में एक मीठी गर्माहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि विराट अभी भी उसकी परवाह करता है। विराट यह सुनकर मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जुबैदा के समर्पण की तुलना में 10 दिनों तक उसकी रक्षा करना क्या था? ठीक है, अब यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो, जुबैदा ने विराट से कहा। हालांकि वह यह भी चाहती थी कि विराट उसके साथ रहे और उसके साथ अधिक समय बिताए, लेकिन वह जानती थी कि तलवार संप्रदाय के वास्तविक नेता के रूप में विराट के पास करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। वह अपने स्वयं के कारणों से विराट का बहुत अधिक समय नहीं ले सकती थी। वह पहले से ही बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी कि विराट ने पिछले कुछ दिनों में उसके साथ इतना समय बिताया था। तो जुबैदा, मैं अब जा रहा हूं, विराट ने जुबैदा की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, जाओ, जुबैदा ने हाथ हिलाकर कहा। जुबैदा की अनुमति से विराट ने अपना औषधि कक्ष छोड़ दिया और अंतर आयामी स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए सुवर्ण भूमि संप्रदाय में पहुंचा। वर्तमान में कंटक महाद्वीप पर कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो रही है, इसलिए उसे पश्चिमी महाद्वीप के दानवनाशक नगर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसका अष्टम विपत्ति लोक पुतला अवतार लोहित कबीले पर हमला करने के लिए क्षत कबीले और छोटी जनजातीय सेनाओं का नेतृत्व कर रहा है, फिर भी उनके बीच काफी दूरी है। उनकी सेना की मार्चिंग गति से लोहित के मुख्यालय तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। यह क्षत कबीले के उच्चतम स्तरीय सेना परिवहन जहाजों के साथ भी है, अन्यथा इसमें और भी अधिक समय लगेगा। जबकि कंटक महाद्वीप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जितना विशाल नहीं है, यह अभी भी शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकार का लगभग 200 गुना है, जिससे इसका क्षेत्र विशाल हो गया है। सेना के लोहित तक पहुंचने से पहले कंटक महाद्वीप पर कोई बड़ा युद्ध होने की संभावना नहीं है। अष्टम विपत्ति लोक पुतला अवतार द्वारा कंटक महाद्वीप के मामलों का प्रबंधन करने के साथ चीजें पर्याप्त से अधिक थीं। उसके मुख्य शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साधना ही रहा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पूर्वी सागर के ड्रैगन महल की गुफा के अंदर विराट का स्वर्ण नाग अवतार शास्त्र भंडार से निकलकर ड्रैगन महल के विरासत मैदान में लौट आया। शास्त्र भंडार में प्रवेश करने का उसका मुख्य उद्देश्य जुबैदा के लिए उच्च स्तरीय औषधि ग्रंथ खोजना था। अब जब जुबैदा को और अधिक ग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, तो उसके स्वर्ण नाग अवतार को शास्त्र भंडार में और अधिक रहने की आवश्यकता नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में उसके स्वर्ण नाग अवतार ने शास्त्र भंडार में कुछ अन्य युद्ध कला ग्रंथों को भी देखा था, लेकिन अंततः पता चला कि ये ग्रंथ ड्रैगन महल के विरासत मैदान में दर्ज युद्ध कलाओं के समान भी नहीं थे। इसलिए उसने वहां और अधिक न रहने का फैसला किया और इसके बजाय आगे अध्ययन करने के लिए ड्रैगन महल के विरासत मैदान में वापस चला गया। ड्रैगन महल के विरासत के मैदान में 2 और महीने बिताने के बाद, वहां सभी युद्ध कला तकनीकों का अध्ययन करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार वहां से चला गया और ड्रैगन महल के अन्य हिस्सों की खोज करने लगा। अब जाकर उसने ड्रैगन महल की ठीक से जांच करना शुरू किया था। पहले उसने पूरी तरह से विरासत के मैदान में युद्ध कला तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया था, या ड्रैगन महल के पुस्तकालय में औषधि ग्रंथों को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया था, जिससे उसे ड्रैगन महल के अन्य हिस्सों पर ध्यान देने के लिए बहुत कम समय या ऊर्जा मिली। लेकिन अब जब उसने मूल रूप से ड्रैगन महल के विरासत के मैदान में युद्ध कला तकनीकों का अध्ययन कर लिया था, तो विराट अंततः थोड़ा आराम कर सकता था। ड्रैगन महल का आंतरिक क्षेत्र बहुत विशाल था। विभिन्न मंडप, मीनारें और शानदार इमारतें एक चकाचौंध करने वाले और उत्तम तरीके से बनाई गई थीं और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद विराट अंततः खजाना भवन की ओर बढ़ गया। उत्तराधिकारी का प्रतीक के साथ विराट बिना किसी बाधा के ड्रैगन महल के खजाना भवन में आसानी से प्रवेश कर सकता था। जैसे ही विराट का स्वर्ण नाग अवतार खजाना भवन में दाखिल हुआ, वह तुरंत अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। खजाना भवन का आंतरिक स्थान बहुत बड़ा था। खजाना भवन के फर्श पर कई जादुई खजाने रखे थे। इन खजानों को बेतरतीब ढंग से रखा गया था, जिनकी भारी संख्या अकल्पनीय थी। हालांकि फर्श पर रखे गए खजाने ज्यादातर सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर से नीचे के थे। फर्श पर रखे इन खजानों के अलावा खजाना भवन के ऊपर हवा में रोशनी के अनगिनत घने समूह तैर रहे थे। रोशनी के इन समूहों के भीतर कई जादुई खजाने थे, जो शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। प्रकाश के इन गोलों के अंदर रखे जादुई खजानों की शक्ति अलग अलग थी। सबसे कमजोर उतार चढ़ाव ने भी संकेत दिया कि वे अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र थे। जहां तक उन खजानों का सवाल है, जिनसे अविश्वसनीय रूप से भयानक उतार चढ़ाव निकल रहे थे, विराट उनकी ग्रेड को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका।
लेकिन उनसे निकलने वाला खौफ ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। उसे लगा कि अगर सबसे भयानक खजानों से निकलने वाले उतार चढ़ाव बाहर आ गए तो उनकी शक्ति का एक अंश भी उसके स्वर्ण नाग अवतार को तुरंत कुचल देगा और उसे राख में बदल देगा। ऐसे खजानों की अपार शक्ति अकल्पनीय थी। बस जब विराट खजाना भवन के ऊपर आसमान में तैरते हुए प्रकाश के गोलों को देख रहा था, एक स्थानिक उतार चढ़ाव हुआ और मायावी ड्रैगन उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। अरे लड़के, तुम केवल इन खजानों को देख सकते हो, तुम इन्हें ले नहीं सकते, मायावी ड्रैगन ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से कहा। वरिष्ठ, मुझे पता है, आपने यह बात पहले भी कई बार कही है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने जवाब दिया। यह चीज बहुत कंजूस है। इस खजाना भवन में अनगिनत खजाने हैं, फिर भी जब वह गलियारे के परीक्षण चौकियों से गुजर रहा था तो इस मायावी ड्रैगन ने उसे चुनने के लिए केवल 10 मामूली खजानों की पेशकश की थी और वह उन 10 में से केवल एक को ही चुन सकता था। भवन में खजानों को देखते हुए विराट हैरान और ईर्ष्यालु दोनों था। यह खजाना भवन बस एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक तिजोरी थी। इसके भीतर मौजूद खजानों का मूल्य उसकी वर्तमान समझ से परे था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि प्राचीन ड्रैगन वंश का वह विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली रहा होगा जिसने इस ड्रैगन महल की गुफा को पीछे छोड़ दिया था। वरिष्ठ, ये खजाने किसके लिए छोड़े जाने चाहिए? विराट ने खजाना भवन के ऊपर आसमान से निकलने वाले शक्तिशाली प्रकाश के गोलों को देखा और मायावी ड्रैगन से पूछे बिना नहीं रह सका। इन खजानों को यहां अप्रयुक्त छोड़ना एक बड़ी बर्बादी थी। ये खजाने स्वाभाविक रूप से गुरुदेव के सच्चे उत्तराधिकारी के लिए हैं। मायावी ड्रैगन ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखते हुए कहा। ओह वरिष्ठ, क्या मैं ड्रैगन महल का उत्तराधिकारी हूं? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़के, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मायावी ड्रैगन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने केवल तीसरा परीक्षण पास किया है। ज्यादा से ज्यादा तुम गुरुदेव के केवल एक नाम मात्र का शिष्य हो। तुम एक व्यक्तिगत शिष्य भी नहीं हो। इन वर्षों में अनगिनत लोग गुरुदेव के ड्रैगन महल में आए हैं। यहां तक कि चौथे परीक्षण को पास करने वाले कई लोग अंततः मारे गए। गुरुदेव का सच्चा उत्तराधिकारी बनने के लिए तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि तुम सभी परीक्षणों को पास नहीं कर लेते। जिन लोगों ने चौथा परीक्षण पास किया वे सभी मारे गए। विराट यह सुनकर चौंक गया। मायावी ड्रैगन ने जो कहा था उसके अनुसार चौथे परीक्षण में सुनहरे कवच वाले पुतलों के पास कम से कम नवम विपत्ति लोक की शक्ति थी। जो लोग चौथे परीक्षण को पास कर सकते थे वे काफी शक्तिशाली रहे होंगे, फिर भी ऐसे मजबूत व्यक्ति मारे गए थे। हम्फ छोकरे, क्या अनगिनत लोगों के बारे में तुम्हारी समझ कुछ ज्यादा ही उथली नहीं है? मायावी ड्रैगन ने अवाक होकर कहा। अनगिनत लोग शक्तिशाली प्राणियों से भरे हुए हैं और अनगिनत नस्लें वर्चस्व की होड़ में हैं। उन्हें किन खतरों का सामना नहीं करना पड़ा है। चौथे स्तर के एक साधारण योद्धा की तो बात ही छोड़िए, गुरुदेव जैसा परम शक्तिशाली विशेषज्ञ भी अंततः बड़े खतरे का सामना करके इस छोटे से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर मारा गया। आपने क्या कहा? आपका मतलब है कि उस वरिष्ठ की मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी? विराट ने पूरी तरह सदमे में पूछा। नंगे सिर वाले, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मायावी ड्रैगन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। गुरुदेव की साधना के साथ वे बहुत पहले ही अमर लोक को पार कर चुके थे। जीवन और मृत्यु के चक्र से परे जा चुके थे और उनके पास अंतहीन जीवन काल था। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो वे कैसे मारे जा सकते थे? मायावी ड्रैगन के शब्द सुनकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार सचमुच स्तब्ध रह गया। जीवन और मृत्यु के चक्र को पार करने वाला और अंतहीन जीवन जीने वाला एक सर्वोच्च विशेषज्ञ अभी भी किसी दुर्घटना के कारण मर सकता था। उसने किस तरह की खतरनाक स्थिति का सामना किया था जिसका सामना उसके जैसा शीर्ष विशेषज्ञ भी नहीं कर सका। वरिष्ठ, उस समय उस वरिष्ठ की मृत्यु किस दुर्घटना के कारण हुई थी? विराट का स्वर्ण नाग अवतार पूछने से खुद को रोक नहीं सका। लड़के, तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मायावी ड्रैगन ने उसकी ओर देखा और कहा। तुम्हारी वर्तमान मामूली ताकत के साथ यह जानना तुम्हारे लिए क्या उपयोगी होगा? तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम ऐसी बातें जानने के योग्य नहीं हो। इस समय तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण चीज लगन से साधना करना है। शायद जब तुम 5वें स्तर को पास कर लोगे तभी तुम्हें योग्य होने का थोड़ा मौका मिलेगा। यह कहने के बाद एक स्थानिक लहर के बाद मायावी ड्रैगन फिर से गायब हो गया। मायावी ड्रैगन की बातें सुनकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार फिर से शांत हो गया। आज उसने जो सुना था उसने अनगिनत दुनियाओं के बारे में उसकी समझ को फिर से तरोताजा कर दिया था। इससे पहले वह छोटा हरित अक्सर उसके कान में डींगे हाँकता था कि वह कूपमंडूक है और यह मात्र शक्ति सिंधु महाद्वीप या यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल पूरी अनगिनत दुनियाओं में एक छोटा सा तालाब भी नहीं है। वह हालांकि कुएं के तल में एक मेंढक की तरह था, इस छोटे से तालाब तक ही सीमित था। तो इतने जोर शोर से फैलाने का क्या उद्देश्य है? स्वरा की बातें सुनकर विराट को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर भी उसने पूछना जारी रखा। विराट, क्या तुम जानते हो कि सुवर्ण भूमि लोक में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या यह अंधकार दानव वंश है? विराट ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मूल रूप से, स्वरा ने सिर हिलाते हुए कहा। मूल रूप से? आपका इससे क्या मतलब है वरिष्ठ? विराट ने उलझन में पूछा। हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए तो यही सच है, लेकिन सुवर्ण भूमि लोक के अन्य मंडलों के लिए यह आवश्यक नहीं है, स्वरा ने कहा। जैसे कि पूर्वी रहस्य मंडल जो हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्व में है, वहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन अंधकार दानव वंश नहीं बल्कि रक्त कबीला है। तो वरिष्ठ, क्या हमारे सुवर्ण भूमि लोक को अंधकार दानव वंश से या रक्त कबीले से अधिक खतरा है? विराट ने फिर पूछा। खैर, मुझे सच में नहीं पता, स्वरा ने सिर हिलाया और कहा। मैंने अपना अधिकांश जीवन दक्षिणी स्वर्ग मंडल में बिताया है और अन्य जगहों पर ज्यादा नहीं गई हूं। वरिष्ठ को भी नहीं पता? यह सुनकर विराट दंग रह गया। उसने अविश्वास में कहा, आपके जैसे अमर लोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को भी नहीं पता? तुम मूर्ख लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि
कि अमर लोक के 9वें स्तर की मेरी साधना सुवर्ण भूमि लोक में बहुत शक्तिशाली है? स्वरा ने उसे घूरते हुए झुंझलाकर कहा। क्या ऐसा नहीं है? विराट ने संदेह से पूछा। उसके लिए स्वरा जैसे अमरलोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक कि अमरलोक के पहले या दूसरे स्तर का विशेषज्ञ भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वह केवल श्रद्धा से देख सकता है। हम्फ, तुम मूर्ख लड़के, तुम सच में कुएं के मेंढक हो। यह सुनकर स्वरा अपनी नाक भौं सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरी साधना के स्तर के साथ सुवर्ण भूमि लोक में मैं ज्यादा से ज्यादा बस एक थोड़ी बड़ी चींटी हूं। वरिष्ठ, क्या आप मजाक कर रही हैं? यदि आपके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी थोड़ी बड़ी चींटी माना जाता है, तो फिर एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति क्या होता है? विराट ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा। लड़के, मैंने पहले ही कहा था, तुम सिर्फ एक कुएं के मेंढक हो। स्वरा ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारा शक्ति सिंधु महाद्वीप इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से पोखर के बराबर भी नहीं है। तुम पूरा दिन इसी छोटे से पोखर में फंसे रहते हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बाहरी दुनिया असल में कैसी है? स्वरा की बातें सुनकर विराट निशब्द रह गया। यह पहली बार नहीं था जब उसे स्वरा ने इस तरह फटकारा था। तुम्हारे छोटे से शक्ति सिंधु महाद्वीप की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि पूरा दक्षिणी स्वर्ग मंडल भी बस एक थोड़ा बड़ा तालाब है। स्वरा ने आगे कहा, पूरा दक्षिणी स्वर्ग मंडल बस एक छोटा सा तालाब है। यह सुनकर विराट फिर से एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। दक्षिणी स्वर्ग मंडल अविश्वसनीय रूप से विशाल था। यहां तक कि नवम विपत्ति लोक के किसी विशेषज्ञ को भी पूर्व से पश्चिम तक उड़ने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का विशाल आकार अकल्पनीय था, और अब स्वरा उसे बता रही थी कि ऐसा विशाल मंडल केवल एक थोड़ा बड़ा तालाब था। विराट पूरी तरह से स्तब्ध कैसे नहीं होता। विराट, जब तक तुम इस छोटे से पोखर से बाहर नहीं कूदते, तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि यह ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है। विराट के पूरी तरह से चकित भाव को देखकर स्वरा के मन में गर्व की लहर दौड़ गई। यह लड़का हमेशा अविश्वसनीय रूप से शांत रहता था। बहुत कम चीजें ही उसे आश्चर्यचकित या स्तब्ध कर सकती थीं। विराट को प्रभावित कर पाने से उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। वरिष्ठ, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा पवन देव बाण विद्या को इतने बड़े पैमाने पर फैलाने से इस सब का क्या संबंध है? काफी देर बाद विराट आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया। वह वास्तव में स्वरा की बातों से गहराई से प्रभावित हुआ था। हालांकि ये चीजें उसके अपने जीवन से बहुत दूर थीं और उनके बारे में बहुत अधिक सोचने से इस समय उसे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला था। विराट अपने मूल प्रश्न पर वापस आ गया। स्वरा ने जो कहा वह बाहरी दुनिया के बारे में उसकी समझ के लिए निश्चित रूप से सहायक था, लेकिन स्वरा से पूछने का उसका उद्देश्य यह नहीं था। वह जो प्रश्न सबसे अधिक समझना चाहता था वह यह था कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पवन देव बाण विद्या को फैलाने के लिए इतना प्रयास क्यों करेगा? इससे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को क्या लाभ होगा? बेशक इसका संबंध है, स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूं ताकि तुम्हें पता चले कि सुवर्ण भूमि लोक के सामने जो परिस्थितियां हैं वे अत्यंत गंभीर हैं। इसे हर पल भारी खतरों का सामना करना पड़ता है। विडंबना यह है कि ऐसा होने पर भी कई लोग अभी भी नशे की धुन में जी रहे हैं। यह नहीं सोच रहे हैं कि मानवता के सबसे बड़े दुश्मन से कैसे निपटा जाए, बल्कि अपना सारा समय आंतरिक सत्ता संघर्षों में बिता रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, स्वरा के सुंदर चेहरे पर उपहास का एक गहरा भाव प्रकट हुआ। विराट ने यह देखकर उसे परेशान नहीं किया। वह भी इस स्थिति को गहराई से समझता था। जब शक्ति सिंधु महाद्वीप जीवन मरण की स्थिति का सामना कर रहा था, तब दांव संघ के भीतर आत्मसमर्पण गुट अभी भी सत्ता संघर्षों पर केंद्रित था, और कई लोगों ने तो अंधकार दानव वंश के सामने आत्मसमर्पण करने की वकालत भी की थी। ऐसे दुष्ट लोग संभवतः हर जगह प्रचुर मात्रा में हैं। बेशक, हालांकि ऐसे बहुत से दुष्ट हैं, हमारे सुवर्ण भूमि लोक में अधिकांश नेक लोग अभी भी पूरे दिल से दुश्मन का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उदाहरण के लिए पवन देव सम्राट, जिन्होंने पवन देव बाण विद्या की रचना की, एक विशिष्ट उदाहरण है। स्वरा ने आगे कहा। आखिर यह पवन देव सम्राट हैं कौन? यह सुनकर विराट उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिर यह नायक कौन है जिसकी स्वरा जैसी महिला भी इतनी अत्यधिक प्रशंसा करती है? मुझे उनके बारे में विशेष रूप से ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनके द्वारा रचित पवन देव बाण विद्या ने बाहरी दुश्मनों के खिलाफ मानवता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। स्वरा ने अपनी आंखों में श्रद्धा की झलक के साथ कहा। विराट, क्या तुम जानते हो कि युद्ध के मैदान में एक दिव्य धनुर्धर कितना महत्वपूर्ण होता है? इस बिंदु पर स्वरा ने विराट की ओर रुख किया और पूछा। हाँ, मुझे पता है। विराट ने सिर हिलाया। उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि युद्ध में पवन देव बाण विद्या कितनी अप्रत्याशित रूप से प्रभावी हो सकती है। उसका निर्मल अवतार इस बाण विद्या पर भरोसा करते हुए सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर चुका था, जिसने बार बार युद्ध का पासा पलट दिया था। दिव्य धनुर्धर मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पवन देव सम्राट भी मानव जाति के लिए अधिक से अधिक दिव्य धनुर्धरों को तैयार करना चाहते थे, ताकि वे विदेशी दुश्मनों का विरोध करने में अधिक योगदान दे सकें। इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती की और उन्हें अपनी अद्वितीय विद्याएं सिखाने के लिए अथक प्रयास किए। स्वरा ने आगे कहा। यह सुनकर विराट के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी और उसने कहा, तो यह पवन देव सम्राट वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। बेशक, स्वरा ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से यद्यपि उनकी पवन देव बाण विद्या अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इस अद्वितीय विद्या को साधने की शर्तें बहुत कठोर हैं और इसे खोजना बहुत कठिन है। सिखाने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इस बाण विद्या में महारत हासिल करने वाले शिष्यों की संख्या अभी भी बहुत कम है। यह सुनकर विराट को कुछ कुछ समझ में आ गया कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पवन देव बाण विद्या को इतने बड़े पैमाने पर क्यों फैला रहा था। पवन देव सम्राट ने देखा कि
कि वह जिन धनुर्धरों को प्रशिक्षित कर सकते थे उनकी संख्या सीमित थी और उनकी व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति बहुत धीमी थी। इसलिए मानव जाति के लिए अधिक से अधिक धनुर्धरों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने अपने द्वारा रचित पवन देव बाण विद्या का योगदान दिया और इसे नीलामी के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को सौंप दिया। यही कारण है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल ने इस पवन देव बाण विद्या को इतने बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए इतना भारी प्रयास किया। स्वरा ने विराट की ओर देखा और गंभीरता से कहा। इस मामले पर बोलते समय उनके भाव बहुत गंभीर थे। स्पष्ट रूप से वह भी महान पवन देव सम्राट का बहुत सम्मान करती थी। मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। यह सुनकर विराट ने सिर हिलाया। कारण समझने के बाद उसे पवन देव बाण विद्या को साधने में कोई और संदेह नहीं रहा। मेरे संदेह दूर करने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। विराट ने हाथ जोड़े और स्वरा के सामने गहराई से सिर झुकाया। हम औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वरिष्ठ, यदि और कुछ नहीं है तो यह कनिष्ठ अब प्रस्थान करेगा। इसके बाद विराट ने स्वरा से विदा ली। तुम जा सकते हो। स्वरा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। फिर विराट मुड़ा और आंगन से बाहर निकल गया। विराट के जाने के तुरंत बाद स्वरा को अचानक याद आया कि उसने अभी तक उसके साथ अपना हिसाब भी चुकता नहीं किया था और यह मूर्ख लड़का इतनी आसानी से बच निकला। क्या वह फिर से उसके सामने बिना वस्त्रों के आने वाली थी? यह सोचकर स्वरा शर्म और गुस्से से भर उठी। हालांकि उसे जो अजीब लगा वह यह था कि यद्यपि उसे अविश्वसनीय रूप से शर्म और गुस्सा आ रहा था, उसे कोई घृणा महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसे एक हल्की सी उत्तेजना महसूस हो रही थी। विराट द्वारा उसे उस अवस्था में देखे जाने से उसे एक ऐसा अनुभव मिला था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभी के दृश्य को याद करते हुए वह शर्म और गुस्से दोनों से भरी हुई थी, फिर भी थोड़ी उत्तेजित, थोड़ी नई भावना से भरी और थोड़ी रोमांचित थी। यह भावना कुछ ऐसी थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इससे भी अधिक गहराई में उसके मन में इसे फिर से अनुभव करने की एक हल्की सी इच्छा छिपी थी। जब उसे एहसास हुआ कि यह विचार उसके भीतर उत्पन्न हुआ है तो स्वरा स्वयं भी चकित रह गई। उसने जल्दी से खुद को कोसा और अपने तपते हुए सुंदर चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। उसे क्या हो गया था? उसके मन में ऐसा अजीब विचार कैसे आ सकता है? यह पूरी तरह से शर्मनाक था। उसे एहसास हुआ कि विराट से मिलने के बाद से उसकी पूरी मानसिकता बदल गई थी। पहले उसका हृदय शांत जल की तरह स्थिर और अछूता था। शायद ही कभी उसके मन में कोई लहर उठती हो, लेकिन अब उसे लगा कि उसका हृदय असामान्य रूप से चंचल हो गया है। हर्ष, क्रोध, दुख, खुशी, सभी प्रकार की भावनाएं उसके भीतर उत्पन्न हो रही थीं। अब यहां तक कि उसके मन में ऐसा शर्मनाक और विचित्र विचार भी उत्पन्न हो गया था जिससे वह और भी पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वह दुष्ट विराट, क्या उसने मेरी मनस्थिति को इतनी आसानी से विचलित करने के लिए मुझ पर कोई अजीब गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा? स्वरा ने अपने तपते हुए चेहरे को छुआ। उसके हृदय में संदेह की एक लहर उठ रही थी। यह सोचकर स्वरा ने अपनी आत्मा सहित अपने पूरे शरीर की सावधानीपूर्वक जांच किए बिना नहीं रह सकी, यह देखने के लिए कि कहीं कुछ असामान्य तो नहीं है। हालांकि इस गहन जांच के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन अब उसकी मनस्थिति इतनी संवेदनशील क्यों हो गई थी? इस समय स्वरा पूरी तरह से उलझन में थी। ओह खैर, कोई बात नहीं, अपनी शक्ति वापस पाना ही प्राथमिकता है। यह पता लगाए बिना कि क्या चल रहा था, लंबे समय तक सोचने के बाद स्वरा ने बस इसके बारे में और सोचना छोड़ दिया। उसने अपना ध्यान वापस अपने सामने 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह पर केंद्रित कर लिया। वह पहले ही इस 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति का अनुभव कर चुकी थी। हालांकि यह अनुभव संक्षिप्त था, लेकिन स्वरा ने अपनी शक्ति वापस पाने पर इस उन्नत तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभाव को महसूस किया था। इस 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के साथ उसकी रिकवरी की गति और भी तेज हो गई थी। पहले जब वह अमरलोक के दूसरे स्तर पर वापस आई थी तो उस पर भुने हुए मांस और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह दोनों का प्रभाव कम हो रहा था। उसकी रिकवरी की गति भी धीमी हो गई थी, लेकिन अब इस 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के साथ उसकी रिकवरी की गति अपने पिछले स्तर पर वापस आ गई थी। पूर्वी सागर, नागवंश का क्षेत्र, एक भव्य और शानदार ड्रैगन महल के अंदर। स्वर्ण मगर, आज तुम यहां कैसे आए हो? अवनीश ने नीचे बैठे स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर देखा और शांति से पूछा। कबीला प्रमुख अवनीश, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उस प्राचीन ड्रैगन वंश के शक्तिशाली व्यक्ति के अवसर में रुचि रखते हैं? यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। स्वर्ण मगर, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यह सुनकर अवनीश की आंखें सिकुड़ गईं। यह मामला शायद उनके नागवंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। क्योंकि पिछले कुलपति एक प्रशिक्षण अभियान पर अप्रत्याशित रूप से मारे गए थे, इसलिए नागवंश ने एक प्राचीन ड्रैगन शक्ति द्वारा छोड़े गए महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया था और अब वे प्राचीन ड्रैगन महल का स्थान नहीं ढूंढ पा रहे थे। इस घटना का उनके वंश पर गहरा प्रभाव पड़ा था। सत्ता में उनके उदय का स्रोत यह था कि पूर्वी सागर नागवंश के उनके पूर्वज को संयोगवश पूर्वी सागर में उस प्राचीन ड्रैगन शक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर की प्राप्ति हुई थी, जिससे उन्हें परम तकनीक दिव्य नाग के 9 रूप प्राप्त हुए थे, जिसने उनके वंश को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर तेजी से उठने में सक्षम बनाया। पूर्वी सागर नाग वंश के पूर्वजों में से कुछ सदस्यों ने उस प्राचीन ड्रैगन शक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर के माध्यम से अमरलोक में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। हालांकि चूंकि वह रहस्य खो गया था, करोड़ों वर्षों तक पूर्वी सागर नागवंश से किसी ने भी अमरलोक में प्रवेश नहीं किया था। वह नागवंश का वर्तमान प्रमुख करोड़ों वर्षों से अर्ध अमरलोक में था, लेकिन वह उस अंतिम कदम पर अटका हुआ था। चाहे वह कुछ भी कर ले, उसे उठाने में असमर्थ था। वह कदम उठाने से उसे अमरता और शाश्वत जीवन मिल जाएगा। इसमें विफल होने का मतलब था कि वह अन्य अर्ध अमर लोक के योद्धाओं की तरह अंततः समय की नदी में नष्ट हो जाएगा।
पुनर्जन्म के चक्र में अंतहीन रूप से घूमता रहेगा और कभी भी बच नहीं पाएगा। अमरता की दहलीज पर फंसे इन योद्धाओं के लिए यह लोक अविश्वसनीय रूप से वांछित था। प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया अवसर अवनीश के लिए अमरता की ओर बढ़ने की उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। वह इस मामले को अत्यधिक महत्व देता था। यदि वह इस अवसर को प्राप्त कर सकता तो वह बिना पलक झपकाए कोई भी कीमत चुका देता। आखिरकार शाश्वत जीवन काल किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक असीम प्रलोभन है। अवनीश इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। यदि स्वर्ण मगर ने उसके साथ चाल चलने की हिम्मत की तो वह इस नाग महल से कभी भी जीवित नहीं जा पाएगा। अवनीश से निकलने वाले भयानक हत्या के इरादे को भांपते हुए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई। अवनीश विराट और उस मूर्ख बाघ का मुकाबला नहीं कर सकता था। चाहे विराट और वह मूर्ख बाघ कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे उसके गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की रक्षात्मक शक्ति को नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए वे उसके लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। लेकिन अवनीश अलग था। एक अर्ध अमर लोक विशेषज्ञ के रूप में अवनीश की शक्ति भयानक थी। उसका गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र ऐसे दुर्जेय शक्ति के सामने पूरी तरह से महत्वहीन था। इसलिए इस क्षण स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने आगे कोई नाटक करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, कबीला प्रमुख अवनीश, मेरे पास वास्तव में इस अवसर के संबंध में कुछ जानकारी है। क्या तुम उस प्राचीन नाग महल का स्थान जानते हो? यह सुनकर अवनीश अब और शांत नहीं बैठ सका। वह अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को घूरा और बहुत उत्साह के साथ पूछा, कबीला प्रमुख अवनीश, ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने यह देखकर जल्दी से स्पष्ट किया। यह सुनकर अवनीश, जो अभी बहुत उत्साहित था, ठंडा होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को घूरा। उसकी आंखों से एक बेहद भयानक ठंडी रोशनी निकल रही थी और बर्फीली आवाज में कहा, स्वर्ण मगर, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं कबीला प्रमुख अवनीश, कृपया मुझे समझाने दें। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने उस मूर्त हत्या के इरादे को महसूस किया और बेहद घबरा गया। उसने बार बार कहा, कबीला प्रमुख अवनीश को चिढ़ाने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। मेरे पास वास्तव में इस रहस्य के बारे में जानकारी है। ठीक है, बोलो। यह सुनकर अवनीश के चेहरे के भाव थोड़े नरम हो गए। उसने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बात यह है। द्वीप प्रमुख स्वर्ण मगर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और फिर विराट के बारे में सब कुछ बता दिया। द्वीप प्रमुख स्वर्ण मगर की बात सुनने के बाद अवनीश को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। तुम्हारा मतलब है प्राचीन नाग महल उस विराट नाम के लड़के के हाथ लग गया है? अवनीश ने द्वीप प्रमुख स्वर्ण मगर की ओर देखते हुए पूछा। यही बात है, द्वीप प्रमुख स्वर्ण मगर ने कहा। अन्यथा यह समझ से बाहर है कि कैसे एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा अर्ध अमर दिव्य अस्त्र स्तर का उड़ने वाला जादुई हथियार रख सकता है। इसके अलावा पंचमकर संप्रदाय के द्वितीय मकर ने एक बार कहा था कि जब उस बच्चे की पंचम मकर के साथ झड़प हुई थी तो उसने दिव्यनाग युद्ध मुट्ठी का भी इस्तेमाल किया था। दिव्यनाग युद्ध मुट्ठी। यह सुनकर अवनीश की आंखों में एक विचारशील रूप आ गया। यह सुनकर उसे काफी यकीन हो गया कि विराट ने वास्तव में प्राचीन नाग महल का रहस्य प्राप्त कर लिया है, क्योंकि दिव्यनाग युद्ध मुट्ठी उनके पूर्वी सागर नागवंश का एक कड़ाई से संरक्षित रहस्य था। उनके पूर्वी सागर नागवंश के मुख्य सदस्यों के अलावा यह कौशल बाहरी लोगों को दिया जाना असंभव है। यहां तक कि नागवंश की संपार्श्विक शाखाओं के कुछ सदस्यों को भी इस अद्वितीय कौशल की विरासत नहीं मिलती है। किसी बाहरी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए विराट ने निस्संदेह प्राचीन नाग महल से अवसर प्राप्त किया होगा। द्वीप प्रमुख स्वर्ण मगर, क्या यह विराट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वही बच्चा है जो रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में देवयानी के साथ था? इस समय अनूप ने अचानक पूछा। बिल्कुल, यह वही बच्चा है। यह सुनकर द्वीप प्रमुख स्वर्ण मगर ने सिर हिलाया। अनूप, तुम भी उस बच्चे को जानते हो? यह सुनकर अवनीश आश्चर्यचकित रह गया और अपने पास खड़े अनूप को देखने लगा। हाँ पिताजी, अनूप ने सिर हिलाया और कहा, रहस्यमयी कन्या महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में मेरी उसके साथ झड़प भी हुई थी। हालांकि वह बच्चा वास्तव में शक्तिशाली है। केवल चतुर्थ विपत्ति लोक की साधना के साथ उसने वास्तव में मेरे सामने डटकर मुकाबला किया। यह कहते हुए उसने अपने पास खड़े स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, उस समय द्वीप प्रमुख ने मुझे सलाह दी थी कि मैं उस बच्चे को आपके हवाले कर दूं। मुझे डर है कि आपके मन में कुछ और ही था। आप इस अवसर पर एकाधिकार करना चाहते थे। इस क्षण वह स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के प्रति सद्भावना दिखाने के उनके इरादे को समझ गया। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख वास्तव में विराट से निपटने में उसकी मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे चिंता थी कि विराट उसके हाथ लग जाएगा और उसकी योजनाएं बर्बाद कर देगा। अनूप की बात सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को थोड़ा संकोच हुआ। अनूप द्वारा उसके इरादों को उजागर किए जाने पर स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसे अवसर का सामना करते हुए द्वीप प्रमुख का इस पर एकाधिकार चाहना स्वाभाविक है। अनूप, तुम्हें द्वीप प्रमुख के प्रति इतना कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय अवनीश ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। इस रहस्य को जानने के बाद उसका मिजाज काफी बेहतर था और स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के प्रति उसका रवैया काफी सुधर गया था। स्वर्ण मगर, क्या तुम जानते हो कि यह बच्चा कौन है? अवनीश ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर मुड़कर पूछा। ये मुझे भी नहीं पता। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। यह सुनकर अवनीश ने त्योरियां चढ़ा लीं। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी समाप्त होने के कुछ ही समय बाद रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से बहुत दूर समुद्र में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। क्या तब वह युद्ध द्वीप प्रमुख और विराट के बीच नहीं हो रहा था? इस समय अनूप ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को देखा और अचानक पूछा। मूल रूप से
उसने उस दिशा में उस भयानक लड़ाई पर विचार नहीं किया था, लेकिन आज स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने पहल करके उनके नागवंश को यह रहस्य बताया था। इसलिए वह निश्चित था कि स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख विराट को नहीं हरा सकता। यही कारण है कि उसने रहस्य उजागर किया। अगर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख विराट को संभाल सकता तो वह निश्चित रूप से इतने महत्वपूर्ण अवसर को नहीं छोड़ता। उस समय की घटनाओं को याद करते हुए अनूप ने तुरंत उस महान युद्ध को स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और विराट के बीच के संघर्ष से जोड़ दिया। यद्यपि अनूप अहंकारी था, वह मूर्ख नहीं था। इसके विपरीत नागवंश के युवा स्वामी के रूप में वह अविश्वसनीय रूप से चतुर था। विभिन्न परिस्थितियों को मिलाते हुए उसने जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि वह महान युद्ध बहुत संभवतः स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और विराट से संबंधित था। ओह, बिल्कुल सही, यह वास्तव में मेरे और विराट के बीच की लड़ाई थी। यह सुनकर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख शुरू में चकित रह गया, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने दांत पीसे और बस इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि वह इस शर्मनाक मामले को उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह ऐसी शर्मनाक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही पहल करके नागवंश को यह रहस्य बता दिया था। नागवंश की बुद्धि के साथ वे कैसे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि यह मामला उससे संबंधित था। यदि उसने अब इसे छिपाने की कोशिश की तो यह चीजों को और अधिक स्पष्ट कर देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में आपके और विराट के बीच की लड़ाई थी। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख की स्वीकारोक्ति सुनकर अनूप अपनी आंखों में सदमे की झलक दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। जब वह लड़ाई छेड़ी तो वह युद्ध के मैदान से बहुत दूर नहीं था और अच्छी तरह से जानता था कि यह कितना भयानक था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि विराट, एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा, वास्तव में स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख की क्षमता के शक्तिशाली व्यक्ति से आमने सामने लड़ सकता था। इसके अलावा परिणाम को देखते हुए विराट की जीत हुई थी और स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख हार गया था। अन्यथा स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख आज उनके दरवाजे पर उन्हें यह बताने नहीं आता कि विराट के पास प्राचीन नाग महल के खंडहरों का रहस्य है। द्वीप प्रमुख, वह विशाल बाघ वास्तव में क्या था जो उस समय दिखाई दिया था? अनूप, जो अभी भी काफी देर तक सदमे में था, ने स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख से पूछा। उस विशाल बाघ से निकलने वाली भयानक आभा ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। अनूप के मन में उस विशाल बाघ की बहुत गहरी छाप थी। मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी ऐसे भयानक रक्तवंश वाले अस्तित्व का सामना नहीं किया है। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ न जानते हो? यह सुनकर अनूप ने त्योरियां चढ़ा ली और कहा, युवा स्वामी अनूप, यदि मैं सब कुछ जानता तो क्या आपको लगता है कि मैं फिर भी उन्हें उकसाता? स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने उपहास किया। अगर मुझे पता होता कि उनकी ताकत इतनी अधिक है तो क्या मैं उन्हें अकेले चुनौती देता? युवा स्वामी अनूप, क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूं? स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख के तीखे पलटवार के तहत अनूप कुछ पल के लिए अवाक रह गया। मेरा बेटा छोटा है और उसने गलत बोल दिया, कृपया बुरा न माने द्वीप प्रमुख। इस समय अवनीश ने स्थिति को संभालने के लिए बात की। उसे स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख की मदद की आवश्यकता थी और इसमें प्राचीन नाग महल का महान रहस्य शामिल था। स्वाभाविक रूप से वह इस समय स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को नाराज नहीं करेगा, इसीलिए वह स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख के प्रति बहुत विनम्र था। कबीला प्रमुख अवनीश, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं? स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने जल्दी से हाथ जोड़े और कहा। अवनीश जैसे भयानक अर्ध अमर लोक विशेषज्ञ का सामना करते हुए स्वाभाविक रूप से वह कृतघ्न नहीं हो सकता था। इसके अलावा जबकि ऐसा लग रहा था कि नागवंश को उसकी मदद की आवश्यकता है, स्वर्णमगर द्वीप को भी नागवंश की मदद की आवश्यकता थी। विराट जैसे दुश्मन को उकसाने के बाद और उसकी सच्ची ताकत को न जानने के कारण स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख आशंका से भर गया था। यदि वह विराट को खत्म नहीं कर सका तो उसे डर था कि वह चैन से नहीं सो पाएगा। हालांकि विराट से निपटने के लिए केवल स्वर्णमगर द्वीप की अपनी ताकत पर निर्भर रहना स्पष्ट रूप से कोई आसान काम नहीं था। उसने पहले ही अपनी कई मुठभेड़ों के माध्यम से विराट की क्षमताओं की गहरी समझ प्राप्त कर ली थी। यदि विराट खुद को नहीं दिखाना चाहता था तो स्वर्णमगर द्वीप उसका ठिकाना भी नहीं खोज पाएगा। इसलिए विराट को खत्म करने के लिए उन्हें पूर्वी सागर नागवंश की शक्ति पर भरोसा करना पड़ा। अब स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख प्राचीन नाग महल के अवसर की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता था। वह संतुष्ट होगा यदि वह विराट को खत्म कर सके। द्वीप प्रमुख, क्या आप जानते हैं कि उस विशाल बाघ की साधना का स्तर क्या है? अवनीश ने स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख से पूछा। यह समझा जा सकता था कि स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को विशाल बाघ की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से वह उसके साधना स्तर से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं हो सकता था। विराट से निपटने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति को यथासंभव अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता थी। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को इतना अस्त व्यस्त करने में सक्षम व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यद्यपि अवनीश अर्ध अमर लोक में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, उसने ऐसे प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। पंचम विपत्ति लोक, स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने सच्चाई से उत्तर दिया। उसने इसके बारे में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार नागवंश का विराट के साथ संघर्ष हो जाने पर बाघ के साधना स्तर का पता लगाना आसान होगा। यदि उसने नागवंश से झूठ बोला तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। क्या? पंचम विपत्ति लोक? यह असंभव है। यह सुनकर अनूप पूरी तरह से चकित रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उस मूर्ख बाघ से निकलने वाली आभा ने उसके रक्तवंश की गहराई से भी उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। एक शक्तिशाली दानव जो उसके रक्तवंश पर इतना भयानक दमन करने में सक्षम हो, वह केवल एक पंचम विपत्ति लोक का साधक कैसे हो सकता है? यह मत कहो कि युवा स्वामी अनूप को इस पर विश्वास नहीं है। सच कहूं तो अगर मैंने इसे अपनी आंखों से देखा होता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने हैरान अनूप की ओर देखा और गंभीरता से कहा, लेकिन यह कितना भी अकल्पनीय क्यों न हो, यह सच है।
वह मूर्ख बाघ सिर्फ एक साधारण पंचम विपत्ति लोक का बाघ दानव था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बात सुनकर न केवल अनूप बल्कि यहां तक कि अर्ध अमर लोक के शक्तिशाली विशेषज्ञ अवनीश की आंखों में भी सदमे का भाव दिखाई दिया। उनके भावों को देखकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख कहने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या कबीला प्रमुख अवनीश डर गए हैं? यदि कबीला प्रमुख अवनीश डर गए हैं तो दिखावा करें कि मैंने आज कुछ नहीं कहा। द्वीप प्रमुख मजाक कर रहे हैं? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बात सुनकर अवनीश ने उपहास करते हुए कहा, एक साधारण पंचम विपत्ति लोक का बाघ दानव इस बूढ़े व्यक्ति को डरा सकता है? क्या द्वीप प्रमुख मुझे बहुत कम नहीं आंक रहे हैं? उस प्राचीन नाग वंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर का सामना करते हुए अज्ञात उत्पत्ति के एक साधारण पंचम विपत्ति लोक के बाघ दानव की तो बात ही छोड़ दें, भले ही स्वर्गीय राजा स्वयं आ जाएं, वह अवनीश फिर भी पूरी ताकत लगा देगा। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जो इस बात से संबंधित था कि क्या वह अमर लोक में प्रवेश कर सकता है। वह पहले ही काफी बूढ़ा हो चुका था और उसका जीवन काल बहुत लंबा नहीं था। क्या वह कदम उठा सकता था? इसका मतलब यह था कि क्या वह एक शाश्वत अमर प्राणी बन सकता था, या क्या वह अन्य अर्ध अमर लोक प्राणियों की तरह समय की लंबी नदी में गायब हो जाएगा और पुनर्जन्म के चक्र में उठना और गिरना जारी रखेगा। आशा की इस किरण के लिए लड़ने के खातिर वह पीछे भी नहीं हटेगा, भले ही इसका मतलब सब कुछ बलिदान करना हो। अवनीश जैसे व्यक्ति के लिए, जिसका जीवन काल समाप्त होने वाला था और जिसकी साधना अमरलोक की दहलीज पर अटकी हुई थी, यह अविश्वसनीय रूप से पागलपन था जो सामान्य समझ से परे था। उस कदम को उठाने के लिए उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत की, किसी बात से नहीं डरे। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से स्थिति को समझने के बाद अवनीश ने देरी नहीं की। उसने तुरंत स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और अनूप को नागमहल के भीतर भारी सुरक्षा वाले स्थान पर ले गया। यह एक प्राचीन हॉल था जो एक अंतहीन प्राचीन आभा से भरा हुआ था। जैसे जैसे हॉल के दरवाजे धीरे धीरे खुलते गए, भीतर से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक लहर उठी। इस भयानक आभा को महसूस करते हुए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख एक सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। इतनी भयानक आभा, क्या यह महान सागर प्रहरी दर्पण हो सकता है? द्वीप प्रमुख कृपया। मुख्य हॉल के दरवाजे खुलने के बाद अवनीश ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को प्रवेश करने का इशारा किया। महाराज, मेरी हिम्मत नहीं, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने बार बार मना किया। यद्यपि अवनीश का रवैया विनम्र था, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अपनी हैसियत जानता था और अवनीश की विनम्रता को गंभीरता से नहीं लेगा। यदि अवनीश इतना अहंकारी हो गया कि उसने खुद को भी नहीं पहचाना तो निश्चित रूप से उसका अंत अच्छा नहीं होगा। यह देखकर अवनीश बस मुस्कुराया और आगे बढ़ा। मुख्य हॉल में पहले प्रवेश किया। अनूप अवनीश के पीछे पीछे गया। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख सबसे अंत में चला, उन दोनों के पीछे। हॉल में प्रवेश करने पर उन्होंने केंद्र में रखा एक विशाल कांस्य दर्पण देखा जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी। इस विशाल कांस्य दर्पण से एक भयानक आभा निकल रही थी। यहां तक कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसा नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी इस भयानक आभा के सामने एक चींटी जैसा महत्वहीन महसूस कर रहा था। कबीला प्रमुख अवनीश, क्या यह आपके नागवंश का महान सागर प्रहरी दर्पण है? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने विशाल कांस्य दर्पण की ओर देखा, फिर सम्मानपूर्वक पूछते हुए अवनीश की ओर मुड़ा। नागवंश की नींव वास्तव में अथाह थी। यह सागर प्रहरी दर्पण उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। बिल्कुल, यह सागर प्रहरी दर्पण है। अवनीश ने बिना इनकार किए सिर हिलाया। यह सागर प्रहरी दर्पण किस स्तर का जादुई हथियार है? अपने सामने विशाल कांस्य दर्पण को देखकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। यहां तक कि उसके जैसे नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ ने भी कभी सच्चा अमर अस्त्र नहीं देखा था, इसलिए वह अपने सामने मौजूद कांस्य दर्पण की श्रेणी नहीं पहचान सका। अफवाहें केवल यही कहती थीं कि सागर प्रहरी दर्पण एक अमर अस्त्र था, लेकिन इसका स्तर अनिर्दिष्ट रहा। एक मध्य श्रेणी का अमर अस्त्र, अवनीश ने शांति से उत्तर दिया। बोलते समय उसकी आंखों में गर्व की एक चमक कौंध गई। यह उनके नागवंश की नींव थी। यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 महान संप्रदाय भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। उनके नागवंश के पास एक मध्य श्रेणी का अमर अस्त्र था, लेकिन पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 महान संप्रदायों के पास शायद इतना शक्तिशाली खजाना न हो। यह सागर प्रहरी दर्पण प्राचीन नागमहल से उनके नागवंश के एक बहुत शक्तिशाली पूर्वज द्वारा वापस लाया गया था। बीते युग के उस नाग पूर्वज ने वास्तव में अमरलोक में प्रवेश किया था, उसके विपरीत जो अर्ध अमरलोक की अड़चन पर अटका हुआ था और केवल अमर की दहलीज को छू रहा था। दुर्भाग्य से वह पूर्वज पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप छोड़ने के बाद कभी वापस नहीं लौटा। बाद में उनकी जीवन पट्टिका चकनाचूर हो गई, जो स्पष्ट रूप से बाहर उनके निधन का संकेत दे रही थी। पूर्वी सागर के नाग हमेशा से इस बात को लेकर हैरान रहे हैं कि उनके पूर्वज जैसे शक्तिशाली अमरलोक के विशेषज्ञ की मृत्यु कैसे हो गई। आखिरकार वह एक सच्चे अमरलोक के विशेषज्ञ थे। ऐसे शक्तिशाली सर्वोच्च विशेषज्ञ को कौन मार सकता है? इसके अलावा वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पूर्वज जो पहले ही अमरलोक में प्रवेश कर चुके थे और शाश्वत जीवन काल प्राप्त कर चुके थे, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप छोड़ने का जोखिम क्यों उठाएंगे? यदि वे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर ही रहते तो उन्हें कौन धमकी दे सकता था? लेकिन दुर्भाग्य से अमरलोक में प्रवेश करने के बाद केवल एक नाग पूर्वज ने ही पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप नहीं छोड़ा था। प्राचीन नाग महल प्राप्त करने के बाद पूर्वी सागर नाग वंश के कई पूर्वजों ने अनगिनत वर्षों में अमरलोक में प्रवेश किया। हालांकि बिना किसी अपवाद के ये सभी पूर्वज पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से चले गए और अंततः वे सभी वहीं नष्ट हो गए। इन घटनाओं ने पूर्वी सागर नागवंश को यह महसूस कराया कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बाहर की दुनिया वास्तव में कितनी खतरनाक है। इसलिए तब से पूर्वी सागर नागवंश ने शायद ही कभी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप छोड़ा हो।
क्योंकि पूर्वी सागर नागवंश ने ऐतिहासिक रूप से कई अमर लोक के विशेषज्ञों को जन्म दिया है, इसकी नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। नागवंश ने एक से अधिक अमर दिव्य अस्त्र पीछे छोड़े हैं। बेशक सबसे शक्तिशाली अमर दिव्य अस्त्र निस्संदेह यह मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र है, सागर प्रहरी दर्पण। अवनीश की बात सुनकर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख एक बार फिर बहुत चकित रह गया। यद्यपि वह जानता था कि सागर प्रहरी दर्पण असाधारण होना चाहिए, फिर भी वह यह सुनकर चकित होने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह एक मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था। उसके जैसे योद्धा के लिए एक निम्न श्रेणी का अमर अस्त्र पहले से ही अकल्पनीय था, मध्य श्रेणी के अमर अस्त्र की तो बात ही छोड़ दें। यह जानने के बाद कि सागर प्रहरी दर्पण एक मध्य श्रेणी का अमर अस्त्र है, अवनीश के प्रति स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख का रवैया और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। नागवंश के संसाधन उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थे। तुम दोनों थोड़ा पीछे हटो, मैं सागर प्रहरी दर्पण को सक्रिय करने जा रहा हूं, अवनीश ने स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और अनूप की ओर देखते हुए कहा। जी। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और अनूप जल्दी से मान गए और कुछ दूर पीछे हट गए। उनके पीछे हटने के बाद अवनीश ने हाथों की मुद्राएं बनाई और अपना सच्चा सार सागर प्रहरी दर्पण में डालने लगा। बूम! सागर प्रहरी दर्पण से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आघात तरंग उठी। यद्यपि स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और अनूप काफी दूर हट गए थे, फिर भी वे इस भयानक आघात तरंग से हिल गए और लगभग जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख आतंक से भर गया। सागर प्रहरी दर्पण की शक्ति उसकी ओर निर्देशित भी नहीं थी। इससे निकलने वाले झटके में भी इतनी भयानक शक्ति थी। इस अमर दिव्य अस्त्र की शक्ति वास्तव में भयानक थी। जब अवनीश ने सागर प्रहरी दर्पण को सक्रिय किया तो उससे एक रहस्यमय और अतुलनीय लहर निकली, जो अकल्पनीय गति से सभी दिशाओं में फैल गई। इस समय सागर प्रहरी दर्पण की सतह पर दृश्य चमकने लगे। पूरे पूर्वी सागर के सभी दृश्य इस सागर प्रहरी दर्पण में प्रदर्शित किए गए, जिसमें कुछ भी छिपा नहीं था। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने इन दृश्यों में अपना स्वर्णमगर द्वीप भी देखा। उसने देखा कि उसके स्वर्णमगर द्वीप पर सब कुछ अब सागर प्रहरी दर्पण पर प्रदर्शित हो रहा था। हर विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। यह देखकर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख एक सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस सागर प्रहरी दर्पण के साथ क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पूर्वी सागर में जो कुछ भी हुआ वह नागवंश की नजर से नहीं बच सकता? हाँ, पंचमकर संप्रदाय में मुख्य मकर का कोई संकेत क्यों नहीं है? इसके बजाय यहां यह विशाल कछुआ है। जब सागर प्रहरी दर्पण पर छवि पंचमकर संप्रदाय पर घूमी तो स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने अचानक आश्चर्य में चिल्लाकर कहा। पंचमकर संप्रदाय में द्वितीय मकर को न देखना एक बात थी। आखिरकार उसे पता था कि रक्त संधि समाप्त होने पर द्वितीय मकर नष्ट हो गया था, लेकिन अब पंचमकर संप्रदाय में मुख्य मकर का कोई नामो निशान भी नहीं मिला, जिससे स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मुख्य मकर नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। इसके अलावा उसे द्वितीय मकर से पता चला था कि विराट के घातक व्यूह द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद मुख्य मकर पंचमकर संप्रदाय में स्वस्थ हो रहा था। तार्किक रूप से मुख्य मकर को पंचमकर संप्रदाय में होना चाहिए, वह वहां क्यों नहीं था? इसके अलावा उसने पंचमकर संप्रदाय में इस अपरिचित विशाल कछुए को भी देखा। दृश्य को देखते हुए पंचमकर संप्रदाय के सभी एल्डर्स विशाल कछुए के आदेशों का पालन कर रहे थे। स्पष्ट रूप से पंचमकर संप्रदाय विशाल कछुए के हाथों में आ गया था। आखिर यह विशाल कछुआ है कौन? यह संभवतः पूरे पंचमकर संप्रदाय पर कैसे कब्जा कर सकता है? पंचमकर संप्रदाय पूर्वी सागर में एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शक्ति है। यद्यपि विराट के साथ अपनी लड़ाई में इसे भारी नुकसान हुआ था, फिर भी इसकी शेष ताकत काफी थी, विशेष रूप से पंचमकर संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह के साथ। यहां तक कि अवनीश जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के लिए भी सीधे व्यूह को तोड़ना और संप्रदाय पर कब्जा करना मुश्किल होगा। पूर्वी सागर में नागवंश के पूर्ण प्रभुत्व के बावजूद इतनी सारी शक्तियां सह अस्तित्व में हैं। इसका कारण यह नहीं है कि नागवंश उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने देने के लिए पर्याप्त दयालु है, बल्कि इसलिए है कि नागवंश के लिए भी विभिन्न शक्तियों के सुरक्षात्मक व्यूहों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। क्या यह विशाल कछुआ अवनीश से भी अधिक मजबूत हो सकता है? स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख आश्चर्य और संदेह से भरे छवि में विशाल कछुए को देखता रहा। चूंकि विशाल कछुए ने अपनी साधना आभा को छिपा रखा था, इसलिए वह उससे अपनी साधना का स्तर नहीं पहचान सका। 1 घंटे बाद अवनीश रुक गया और सागर प्रहरी दर्पण पर छवि धीरे धीरे फीकी पड़ गई। खैर, क्या तुम्हें उस बच्चे का कोई सुराग मिला? अवनीश ने मुड़कर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और अनूप से पूछा। वह स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को यहां लाया था ताकि वह सागर प्रहरी दर्पण पर प्रतिबिंबित छवि को देख सके और विराट का ठिकाना ढूंढ सके। अन्यथा वह स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख जैसे बाहरी व्यक्ति को नागवंश जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर क्यों लाता? नहीं। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने सिर हिलाया। मुझे भी उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। अनूप ने भी सिर हिलाया। यह सुनकर अवनीश के चेहरे के भाव कुछ गंभीर हो गए। सागर प्रहरी दर्पण को सक्रिय करने के बाद उसका चेहरा पहले ही बेहद पीला पड़ चुका था और उसकी आभा अस्थिर थी। अब उसके भाव और भी बुरे लग रहे थे। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? अनूप ने चिंता से पूछा। अवनीश इस समय काफी अस्वस्थ लग रहा था। उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला था और उसकी सांसें बेहद अस्थिर थीं। वह बहुत कमजोर लग रहा था। मैं ठीक हूं, अवनीश ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हालांकि यद्यपि उसने कहा कि वह ठीक था, उसकी स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि सागर प्रहरी दर्पण एक मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र है। यहां तक कि एक अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के लिए भी ऐसे उच्च स्तरीय जादुई हथियार को सक्रिय करना एक बहुत बड़ा बोझ है। इसके अलावा उसने पूरे 1 घंटे तक सागर प्रहरी दर्पण का संचालन बनाए रखा था, जो उसके लिए बेहद थका देने वाला था।
उस एक घंटे में न केवल उसका अपना सच्चा सार बहुत अधिक समाप्त हो गया था, बल्कि उसने पूरे 10 लाख महाविपत्ति स्फटिकों का भी उपभोग किया था। दूसरे शब्दों में, सागर प्रहरी दर्पण के संचालन को बनाए रखने के एक घंटे में उसके द्वारा उपभोग किए गए सच्चे सार को छोड़कर महाविपत्ति स्फटिक अकेले अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र के मूल्य के बराबर थे। नागवंश की गहरी नींव के साथ भी एक घंटे में 10 लाख महाविपत्ति स्फटिकों का उपभोग करना अभी भी चुकाने के लिए एक बड़ी कीमत थी। इसलिए यद्यपि नागवंश के पास सागर प्रहरी दर्पण जैसा खजाना था, वे शायद ही कभी इसे सक्रिय और उपयोग करते थे, क्योंकि हर बार सागर प्रहरी दर्पण को सक्रिय करने के लिए चुकाई गई कीमत बहुत अधिक थी। और अब इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी वह विराट का ठिकाना नहीं ढूंढ सका। अवनीश का मिजाज अकल्पनीय था। हालांकि यद्यपि मुझे उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे एक और असामान्य जगह मिली। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अवनीश के गंभीर चेहरे को देखते हुए सावधानी से कहा, आपका क्या मतलब है? अवनीश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी जब सागर प्रहरी दर्पण पर छवि पंचमकर संप्रदाय पर घूमी, तो मैंने पाया कि मुझे संप्रदाय के भीतर मुख्य मकर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बजाय मुझे एक अजीब विशाल कछुआ मिला। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा, इसका विराट से क्या संबंध है? यह सुनकर अवनीश त्योरियां चढ़ाने और पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। इस समय वह सबसे ज्यादा विराट का ठिकाना जानना चाहता था। जहां तक पंचमकर संप्रदाय की बात है, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुख्य मकर के भाग्य का उससे क्या लेना देना था? यदि पंचमकर संप्रदाय का सफाया भी हो जाता, तो वह इसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाता। उसने पंचमकर संप्रदाय को खतरे के रूप में भी नहीं देखा। कबीला प्रमुख अवनीश, जिन लोगों ने सबसे पहले पता लगाया था कि विराट के पास प्राचीन नागमहल का रहस्य है, वे पंचमकर संप्रदाय के लोग थे। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा, विराट के साथ अपनी लड़ाई में पंचमकर संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा, यह महसूस करते हुए कि वे उसे हरा नहीं सकते। यही कारण है कि वे हमारे स्वर्ण मगर द्वीप में आए। तुम्हारा मतलब है? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बातें सुनकर अवनीश की आंखों में एक विचारशील रूप आ गया। मुझे लगता है कि पंचमकर संप्रदाय में हुए परिवर्तन बहुत संभवतः विराट से संबंधित है, और वह अजीब विशाल कछुआ भी विराट का बहुत संभवतः अधीनस्थ है। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने जल्दी से कहा, शायद इस विशाल कछुए के माध्यम से हम विराट का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। तुमने जो कहा वह कुछ समझ में आता है। अवनीश ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, वर्तमान में उनके पास विराट का ठिकाना ढूंढने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का तरीका आजमाने लायक है। कबीला प्रमुख अवनीश, तो आइए देरी न करें और अभी शुरू करें। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अवनीश की ओर देखते हुए कहा। अभी वह अवनीश से भी ज्यादा विराट को मारने के लिए उत्सुक है। विराट का खतरा उसके लिए बहुत बड़ा था। इसके अलावा वह इसके बारे में जितना सोचता था, विराट उतना ही भयानक लगता था। जब तक विराट को खत्म नहीं किया जाता, तब तक वह शांति से खा या सो नहीं पाएगा। ठीक है, यह सुनकर अवनीश ने सिर हिलाया। वह भी विराट को पकड़ने के लिए बहुत चिंतित था। आखिरकार इसमें प्राचीन नागमहल के रहस्य शामिल थे, और यह अमर लोक में प्रवेश करने के उसके अवसर से संबंधित था। विराट से निपटने का उन दोनों का एक ही लक्ष्य था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से वे तुरंत सहमत हो गए। कुछ चर्चा के बाद अवनीश, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अनूप और अन्य लोगों ने जल्दी से उस विशाल कछुए से निपटने के लिए एक योजना तैयार की और पंचमकर संप्रदाय के लिए निकल पड़े। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। शून्य समाधि महाद्वीप। सुवर्ण भूमि संप्रदाय। हरे वस्त्रों में छोटा लड़का जो जमीन पर लेटा था, पैर पार किए हुए इत्मीनान से अमर दिव्य स्फटिक खा रहा था। उसने अचानक एक आकृति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। नीले वस्त्रों वाले युवा लड़के ने आकाश की ओर देखा, और जब उसने पास आती हुई आकृति को देखा, तो वह तेजी से जमीन से उछल पड़ा। शालिनी, आज तुम यहां कैसे आई? शालिनी को आते देख नीले वस्त्रों वाले लड़के ने एक चमकदार मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। जब विराट ने स्वरा का इलाज किया था, तो वह विराट के कार्यों के लिए दोषी ठहराए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से खनन दल में खिसक गया था और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक अयस्क का उपभोग कर लिया था। यह मामला शालिनी के हाथों में था, और स्वाभाविक रूप से उसने शालिनी की थोड़ी सी भी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं चाहता था कि शालिनी नाराज हो और विराट के सामने उसके किए गए काम को उजागर कर दे, जिससे वह एक कठिन स्थिति में पड़ जाएगा। किसे पता था कि विराट गुस्से में आकर उसे दिए गए अमर स्फटिक भी वापस ले सकता है। नीले वस्त्रों वाले लड़के के अति उत्साही व्यवहार को देखकर शालिनी खुद को रोक नहीं पाई और अपने चेहरे पर संदेहास्पद भाव के साथ उसका मूल्यांकन करने लगी। नाग, क्या तुमने फिर से कोई संदिग्ध काम किया है? शालिनी ने संदिग्ध भाव से लड़के से पूछा। यह लड़का वास्तव में आज बहुत उत्साह से काम कर रहा था, जो शालिनी को थोड़ा असामान्य लगा। शालिनी इस लड़के के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसके निर्लज्ज स्वभाव को देखते हुए उसे किसी के प्रति इतना उत्साही देखना दुर्लभ था। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी, और शालिनी को शक होने लगा कि इस लड़के ने फिर से कुछ गलत किया है और अपने दोषी विवेक को छिपाने के लिए यह नाटक कर रहा है। शालिनी की बातें सुनकर नीले वस्त्रों वाले लड़के का चेहरा सख्त हो गया। शालिनी, मैं नाग एक ईमानदार और सच्चा आदमी हूं। मैं संभवतः कौन सा शर्मनाक काम कर सकता हूं? नीले वस्त्रों वाले युवा लड़के ने दुख और आक्रोश से भरे चेहरे के साथ कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दयालु हृदय को इस तरह गलत समझा जाएगा। ओह खैर, लगता है कि मेरी नियति एक वैरागी साधु बनने की है। काश, सच्चे दोस्त ढूंढना मुश्किल है। युवा लड़के के दुखी और व्याकुल रूप को देखकर शालिनी उस पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाई। इस लड़के का अभिनय कौशल इतना शानदार कब बन गया? विराट के साथियों में सबसे अच्छी अभिनेत्री नीलिमा थी,
लेकिन अब इस लड़के ने भी ऐसे कौशल सीख लिए हैं। तो मैंने तुम्हें गलत समझा। शालिनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, नीले वस्त्रों वाले युवा लड़के ने धार्मिक आक्रोश की भावना के साथ कहा। तलवार संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि मैं, नाग, अब तक का सबसे ईमानदार और सम्मानीय व्यक्ति हूं। यह सुनकर शालिनी अपने मन में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ, बहुत ईमानदार। उसने लीलावती को चिढ़ाने के लिए विराट का रूप धारण किया था। वह चुपके से आध्यात्मिक अयस्क चुराने के लिए खनन दल में गया और दिग्गजों को इसकी रिपोर्ट नहीं करने दी। आयु को उसने धोखा दिया था। ऐसा लग रहा था कि हिमशिखा को भी इस लड़के ने धोखा दिया था। यदि आप वास्तव में इस लड़के द्वारा किए गए सभी घृणित कार्यों को गिनना चाहते हैं तो वे अनगिनत होंगे। और फिर भी इस लड़के ने बेशर्मी से यह दावा करने की हिम्मत की कि वह अब तक का सबसे ईमानदार और सम्मानीय व्यक्ति है। यह सुनकर शालिनी उसके लिए शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई। बेशक शालिनी ने उसे उसके मुंह पर बेनकाब नहीं किया। उस स्थिति में क्या मुझे नाग से माफी मांगनी चाहिए? शालिनी ने नीले वस्त्रों वाले लड़के की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। यह जरूरी नहीं है। बस कृपया मुझे फिर से इस तरह गलत न समझें, शालिनी। शालिनी की बातें सुनकर नीले वस्त्रों वाला लड़का पहले तो चकित रह गया, फिर जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा। वह शालिनी को उससे माफी मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ये महिलाएं बहुत तुच्छ होती हैं। अगर वह कोई रंजिश रखती है तो क्या उसे भविष्य में उसके द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा? इन महिलाओं को नाराज करने से बचना ही सबसे अच्छा है। आखिरकार हर कोई आयु जैसी भोली लड़की नहीं है जिसे वह जैसे चाहे परेशान कर सकता है। नीले वस्त्रों वाले लड़के की बात सुनकर शालिनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने उसके साथ बहस करना जारी नहीं रखा और एक चमक के साथ अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। विराट, मैंने पहले ही एकांश से तुम्हारे लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई हथियार खरीद लिए हैं। शालिनी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर पहुंची, विराट के पास गई और उसे एक स्थानिक थैली सौंपी। ओह, अच्छा है शालिनी, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। विराट ने शालिनी से स्थानिक थैली ली और मुस्कुराते हुए कहा। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर की विरासत प्राप्त करने के बाद उसने शालिनी को एकांश के पास दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई हथियारों के 3 सेट खरीदने के लिए भेजा था। एकांश को अब पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया है, जिससे उनके लिए ऐसे लंबे तलवार के जादुई हथियारों के 3 सेट तैयार करना बहुत आसान हो गया है। इस लेन देन से स्वाभाविक रूप से एकांश के प्रदर्शन में भारी वृद्धि हुई। तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग करने के बाद से एकांश के प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। इसके अलावा तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए साधना संसाधनों के साथ उनकी साधना के स्तर में भी तेजी से सुधार हो रहा है। एकांश ने अब षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। यदि उनका प्रदर्शन तेजी से बढ़ता रहा तो उनकी अगली पदोन्नति शायद ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा होते देख विराट स्वाभाविक रूप से खुश था। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में एकांश का पद जितना ऊंचा होगा, तलवार संप्रदाय के लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। उनके वर्षों के सहयोग को देखते हुए एकांश काफी भरोसेमंद था। शालिनी का अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का दौरा न केवल दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई हथियारों के 3 सेट विराट को देने के लिए था, बल्कि नागदंत चावल के खेतों और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों का निरीक्षण करने के लिए भी था। छोटी लड़की आभा शालिनी के आगमन पर बहुत खुश थी। उसने शालिनी को अपने साथ खींच लिया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर घूमने लगी। नागदंत चावल के खेतों के विशाल विस्तार को देखते हुए शालिनी गहराई से स्तब्ध थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नागदंत चावल के खेतों का पैमाना इतने आश्चर्यजनक आकार तक फैल जाएगा। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर नागदंत चावल के खेत शायद पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के पैमाने के बराबर हैं। छोटी आभा, क्या तुम इतने सारे नागदंत चावल का प्रबंधन कर सकती हो? शालिनी ने छोटी लड़की आभा की ओर देखते हुए पूछा। अगर वह विराट के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से नहीं जानती तो उसे शक होता कि वह छोटी लड़की का बेरहमी से शोषण कर रहा है। आभा, रिया और यहां तक कि चंपा जो अब उनके साथ थी, केवल 3 लोग थे। 3 लोग इतने बड़े पैमाने पर नागदंत चावल के खेत का प्रबंधन कर रहे थे, यह लगभग पागलपन लग रहा था। बेशक, आभा ने गर्व से उत्तर दिया। नागदंत चावल रोपना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। इसके विपरीत वह इसे एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव मानती थी। जब भी वह तारों की रोशनी में चमकते अनंत नागदंत चावल के खेतों को देखती थी तो उसका हृदय उपलब्धि, गर्व और खुशी की भावना से भर जाता था। यही कारण है कि उसने अधिक से अधिक नागदंत चावल के खेत लगाए और विराट भी उसे मना नहीं सका। यह केवल इसलिए था क्योंकि विराट ने कंटक महाद्वीप से भारी मात्रा में जादुई कलाकृतियां और महाविपत्ति स्फटिक प्राप्त किए थे कि नागदंत चावल के खेत इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा की कमी को सहन कर सकते थे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नागदंत चावल यहां मुफ्त में नहीं बढ़ता है। इसे इस दुनिया की प्रचुर तारों की रोशनी को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है और तारों की रोशनी का यह अवशोषण अनंत परम मीनार की ऊर्जा की खपत करता है, जिसे स्वाभाविक रूप से खुद को फिर से भरने के लिए अन्य स्रोतों से ऊर्जा खींचने की आवश्यकता होती है। दीदी शालिनी, आभा वास्तव में अद्भुत है, चंपा ने कहा। ओह, कितनी अद्भुत? शालिनी ने उत्सुकता से पूछा। आभा जैसी लड़की कितनी अद्भुत हो सकती है? अगर किसी और ने ऐसा कहा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चंपा के मुंह से आना एक अलग कहानी थी। चंपा की ताकत वास्तव में दुर्जेय थी। चंपा की अपेक्षाकृत कम साधना के स्तर से मूर्ख मत बनिए। वह केवल चतुर्थ विपत्ति लोक में थी। पूरे तलवार संप्रदाय में उससे अधिक मजबूत लोग बहुत कम थे। यहां तक कि चंपा को भी लगा कि आभा अद्भुत है, जिससे शालिनी को आश्चर्य हुआ। आभा, दीदी शालिनी को दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। चंपा ने शालिनी को प्रोत्साहित किया। ठीक है। छोटी लड़की आभा ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसने शालिनी की ओर देखा और कहा, दीदी शालिनी, ध्यान से देखिए। इसके साथ
छोटी लड़की आभा ने अपना हाथ हिलाया और नागदंत चावल को कवर करते हुए एक शक्तिशाली बल बाहर निकला। इस बल के नियंत्रण में नागदंत चावल की बालियों का एक बड़ा हिस्सा उनके डंठल से ऊपर तैरने लगा और छोटी लड़की आभा की ओर बहने लगा, जो उसके द्वारा पहले से तैयार की गई स्थानिक थैली में गिर गया। जितनी देर में एक धूप जलती है, खरबों मील के दायरे में नागदंत चावल को छोटी लड़की आभा ने काट लिया था। चावल की बालियां काटने के बाद छोटी लड़की आभा ने फिर से अपना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली बल बाहर निकला। चावल की बालियों को निकालने के बाद शेष डंठल नीचे गिरने लगे और छोटी लड़की आभा की ओर बढ़ने लगे, जिसे उसने फिर से तैयार की गई एक अन्य स्थानिक थैली में डाल दिया। चावल की बालियों को निकालने और डंठल इकट्ठा करने के बाद छोटी लड़की आभा ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया और विशाल भूमि मंथन करने लगी। एक और धूप जलने का समय बीत गया और छोटी लड़की आभा की शक्ति के नियंत्रण में विशाल भूमि पूरी तरह से बदल गई थी। आभा के खत्म होने के बाद पास खड़ी चंपा ने अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का आह्वान किया और इसे पूरी भूमि पर जला दिया। मिट्टी में बचे हुए नागदंत चावल के डंठल फीनिक्स अग्नि द्वारा पूरी तरह से जल गए। कुछ ऊर्जा चंपा की जन्मजात फीनिक्स अग्नि में विलीन हो गई, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई, जबकि कुछ मिट्टी में उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए रह गई। इसे पूरा करने के बाद आभा ने कुछ नागदंत चावल लिए, जिन्हें उसने काटा था, और फिर से रोपना शुरू कर दिया। उसके नियंत्रण में भूमि जल्दी से नए नागदंत चावल के बीजों से भर गई। बीज बोने के बाद आभा ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एक विशाल झील से पानी निकाला और भूमि की सिंचाई के लिए प्राचीन महाद्वीप की नदियों से पानी निकाला। इन प्राचीन महाद्वीपों की नदियों से सिंचाई और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के तारों की रोशनी से पोषण के साथ नए बोए गए नागदंत चावल के बीज जल्दी से अंकुरित होने और बढ़ने लगे। रोपाई के हरे भरे विस्तार ने पहले ही भूमि को ढक लिया था। यह देखकर शालिनी अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी। दीदी आभा, तुम सच में अद्भुत हो, शालिनी ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ छोटी लड़की आभा की ओर देखते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे तीनों नागदंत चावल के इतने बड़े खेत का प्रबंधन कर सकती थीं। आभा की अविश्वसनीय क्षमताओं के साथ वे शायद और भी अधिक खेतों का प्रबंधन कर सकती थीं। अगर विराट ने मुझे रोपण का पैमाना बढ़ाने से नहीं रोका होता तो मैं और भी अधिक नागदंत चावल लगा सकती थी, छोटी लड़की आभा ने गर्व से कहा। उसी समय उसने अपने बगल में विराट की ओर देखा। उसके चेहरे पर असंतोष की झलक चमक रही थी। स्पष्ट रूप से वह काफी नाखुश थी कि विराट ने उसे और अधिक नागदंत चावल लगाने से रोका था। आभा, यदि तुम उसी दर से विस्तार करना जारी रखती हो तो मुझे डर है कि इन सभी नागदंत चावल को अवशोषित करने के लिए कोई भी ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी। जब मुझे बाद में अधिक संसाधन मिलेंगे तब मैं तुम्हें पैमाना बढ़ाने दूंगा, ठीक है? आभा की बातें सुनकर विराट अपनी कड़वी मुस्कान नहीं रोक पाया। उसने जितने नागदंत चावल लगाए थे वे पूरे तलवार संप्रदाय की आवश्यकता से अधिक थे। आमतौर पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लगाए गए नागदंत चावल का उपयोग केवल तलवार संप्रदाय के सदस्यों के लिए विभिन्न स्थानों पर रोपण के लिए बीज के रूप में किया जाता था। अब न केवल पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में नागदंत चावल लगाए जा रहे थे, बल्कि नवधारा महाद्वीप, देवदार झरना गुप्त क्षेत्र और यहां तक कि अग्नि तत्व महाद्वीप पर भी इसे लगाया जाने लगा था। बीजों की इतनी भारी आपूर्ति के साथ भी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर आभा द्वारा लगाए गए नागदंत चावल अभी भी पर्याप्त से अधिक थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा शेष था। इसका मतलब यह था कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लगाए गए नागदंत चावल के एक बड़े हिस्से का सीधे तौर पर खजाना विभाग द्वारा तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के साथ आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता था। भले ही चावल का उपयोग तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को उनके विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बीज की आपूर्ति करने और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता हो, फिर भी यह उस नागदंत चावल को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जो छोटी लड़की आभा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर उगाती है। आखिरकार इस क्षेत्र में समय का प्रवाह बाहर की तुलना में 10 गुना तेज है। छोटी लड़की आभा ने यहां नागदंत चावल की 10 फसलें उगाईं, जबकि बाहरी दुनिया केवल एक ही फसल पूरी कर रही थी। इतने वर्षों के संचय के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर छोटी लड़की आभा द्वारा उगाए गए नागदंत चावल पहाड़ों की तरह जमा हो गए हैं। अकेले नागदंत चावल का वर्तमान भंडार पूरे तलवार संप्रदाय के लिए 10 वर्षों से अधिक उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान परिस्थितियों में खेती के पैमाने को और बढ़ाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर इस छोटी लड़की को नहीं रोका गया तो उसके पागल अभियान को देखते हुए कौन जानता है कि वह नागदंत चावल की खेती के पैमाने को कितना आगे बढ़ाएगी। अभी जिस क्षेत्र में यह छोटी लड़की नागदंत चावल की खेती करती है वह पहले से ही पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकार के बराबर है। इतने बड़े पैमाने पर नागदंत चावल की खेती करने में पहले ही बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो चुकी है। यदि वह उस दर से विस्तार करना जारी रखती, भले ही विराट कंटक महाद्वीप से अनगिनत जादुई कलाकृतियां और महाविपत्ति स्फटिक ले आए, तो भी यह उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण विराट को उसका विस्तार रोकना पड़ा। उसने छोटी लड़की को मनाने के लिए काफी प्रयास किया था। तो विराट, तुम और अधिक संसाधन कब प्राप्त कर सकोगे? छोटी लड़की आभा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर विराट के चेहरे के भाव सख्त हो गए। यह जब मुझे और संसाधन मिल जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, विराट ने स्पष्ट रूप से कहा। वह इसका जवाब कैसे दे सकता था? उसे नहीं पता था कि वह कब और अधिक संसाधन प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा उसके शब्द केवल छोटी लड़की को शांत करने का एक बहाना थे। उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड